हा हा हे हो हो। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। ओहो चैट की स्पीड देख रहे हो भाई साहब, कितनी तेज चल रही है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू द सेकंड क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। कल हमारी जोरदार धुआंधार जो है वो शुरुआत हो चुकी है और आज हमारी पहली क्लास है ऐप के अंदर। कल हम यूट्यूब पे मिले थे, हाँ है ना। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी को सुनाई दिखाई दे रहा हूं क्या? जल्दी से बताइएगा प्लीज। अगर ऐसा है तो लिखकर भेजिए यस सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, यस जीवीएन लिखकर भेजें। और कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल से एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है और अपनी मेहनत से किस्मत बदलने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है भाई, आ जाइए सारे भांजे भांजियों। शाबाश शाबाश शाबाश। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बोल दूं या बता दूं कि भाई ये लोग मुझे प्यार से मामू भी बोलते हैं और कई बार इनको ज्यादा प्यार आ जाता था तो ये डिफेंडर मामू भी बोलते हैं। मामू की जो स्टोरी है वो बाद में कभी सुनाऊंगा कि इन्होंने मामू बोलना कब से स्टार्ट किया। ठीक है, वो इंसिडेंट हम रिक्रिएट कर देंगे क्लास के अंदर तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं भाई डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर नंबर 2 का और कक्षा 12वीं का आगाज हो चुका है और चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में दैट इज डिटर्मिनेंट्स और लेक्चर इज नंबर 2। ठीक है, तो सर इस लेक्चर नंबर 2 में हम किस किस की बात करेंगे? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की, कि इसका ऑफिशियल तरीका क्या होता है वैल्यू निकालने का। लास्ट क्लास में हमने एक तरीका देखा था। और फिर माइनस एंड कोफैक्टर्स, और फिर उसके बाद में अगर टाइम बचा तो हम इसके आगे भी बातें करेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, मामू इज बैक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कौन है बे? मोटू मामू कौन बोल रहा है? नहीं, मेरे से तो मजे ले रहे हो थोड़े थोड़े, क्या चलता है, चलो इतना चलता है। शाबाश शाबाश शाबाश। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसा रहा कल का दिन आपको? कल आपको अच्छे से नींद आई? क्योंकि कई बार क्या इंसान सोचता भी है ना कि हाँ भाई, पहले हम वेट कर रहे थे कि क्लास 12 कब स्टार्ट होगी, अब क्लास 12 स्टार्ट हो गई है तो उसके बाद में यार अपने आप से बातें भी तो होती हैं कि भाई इस बार अब मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी गलती हुई सो हुई, अब मैं कोई भी गलती दोहराऊंगा नहीं। अपना खुद का हमने अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया है ना। जैसे हम व्हाट्सएप पे या किसी भी ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो उसके अपग्रेड आते रहते हैं ना, इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं हम गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके। तो वैसे ही आपका एक नया अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। और वो अपग्रेडेड वर्जन जो है उसमें पुराने जितने भी फ्लॉस थे, पुराने जितनी भी वो काम चोरियां करता था वो अब नहीं करेगा, है ना। और इस अपग्रेडेड वर्जन में और क्या खास बात है, ये अपने काम को प्रायोरिटी देगा। पिछले वाला जो था वो डिस्ट्रैक्शन में कहीं ना कहीं बह जाता था। ये वाला जो अपग्रेडेड वर्जन है ये अपने काम को प्रायोरिटी देगा, अपनी आईआईटी जेईई का जो भी हमें होमवर्क मिलने वाला है, जो भी हमारी टीचर्स की बातें रहेगी उसको प्रायोरिटी देगा। बाकी सारी चीजें इसकी लाइफ में सेकेंडरी नंबर पर आती है। यस और नो, है ना। इंस्टॉल्ड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, बस यही सब पॉजिटिव बातें करनी है, एकदम नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव थॉट से भी दूर रहना है। कि इस बार डिस्ट्रैक्ट हो गया तो अरे नहीं होने देंगे ना भाई डिस्ट्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल होना सीखना है, बस। हाँ है ना। गेट योर सेल्फ कंफर्टेबल विद दिस अनकंफर्टेबल सिचुएशन। आप जितनी जल्दी अपने आप को यह समझा दोगे कि हाँ आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में अपने आप को झोंकना पड़ता है, 100% देना पड़ता है, ठीक है, हाँ है ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है बोलते, तो उसमें अपने आप को झोंकने के लिए मुश्किलें आएगी, हाँ या ना। सिचुएशन आसान नहीं रहेगी, बट यस आई एम रेडी टू बी कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल सिचुएशन, है ना। कि होमवर्क ज्यादा आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, दिस इज अनकंफर्टेबल सिचुएशन, बट आई एम कंफर्टेबल विद इट। मैं सर इसके साथ कंफर्टेबल हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां से छोड़कर भागूंगा नहीं मैदान, चाहे कुछ हो जाए, है ना। हमें कोई यहां से भगा के तो दिखाए,
ये वाला एटीट्यूड रखना है, यस और नो, है ना। बस यही चीज ध्यान रखनी है कि आई एम कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल सिचुएशन। आपका दिमाग, आपकी जो कई बार शरीर जो है वो ऐसी बातें करेगा कि आज रहने दे यार, कोई बात नहीं, बट नहीं, जिस दिन ये बोले कि आज रहने दे, बोले आज तो तेरे से ज्यादा काम करवाऊंगा भाई, हाँ ना। जिस दिन बोले ना कि आज रहने दे, उस दिन तो बोले आजा भाई, आज तेरी रेल बनाता हूं, आजा, आज पढ़ना है, आज 2 घंटे फालतू पढ़ना है ना। बस यही सब छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपको एक मेहनती इंसान में कन्वर्ट कर देंगे। और एक बार आप मेहनती इंसान में कन्वर्ट हो गए तो यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। चाहे आईआईटीएन बनो ना बनो, है ना, बट आप सक्सेसफुल पर्सन जरूर बन जाओगे। बिल्कुल सही। स्लाइड मैप में यस, जहां पर आप डाउट पूछते हो उसमें थोड़ा ग्लिच है, ठीक है। आज मैं जो क्लास है वो घर से ले रहा हूं, तो स्लाइड मैप में थोड़ा सा ग्लिच है। आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस, ठीक है। आज मैं पोल कंडक्ट नहीं करवा पाऊंगा, तो आप चैट में आज के लिए आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्लाइड मैप भी एक्टिवेट कर देंगे, जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ पाएंगे। बट बिलीव यू मी, मेरे पास में बोलते ना ऐसी कुछ शक्तियां हैं कि मैं तुम्हारे डाउट समझ लूंगा, और जो भी डाउट्स होंगे चैट के थ्रू मैं आपके आंसर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए आप एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। कुछ थोड़ा ग्लिच आया है, उसमें एक नया वर्जन डाउनलोड करना है, उसको एक्टिवेट करना होता है, तो इतना अभी टाइम बचा नहीं, हमारी क्लास का टाइम खा जाएगा, ठीक है। अगली क्लास से बिल्कुल। हाँ, पोल भी उसी में ही आता है, स्लाइड मैप मतलब पोल और डाउट पूछने की जगह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कॉपी बना ली होगी अपनी, एक रफ कॉपी। लास्ट क्लास का मैंने आपको होमवर्क ये दिया था कि एक बार लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक बनाओ और साथ में रफ नोटबुक लेकर बैठिए, है ना। और मेरे ख्याल से आपने फेयर नोटबुक में चीजें नोट कर ली होंगी, और नोट करते वक्त ये भी बोला था कि सिर्फ कंसाइज फॉर्म में आपको चीजें नोट करनी है। जो बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हैं, जो एक बार सॉल्व करते ही आपको समझ में आ गए थे, उनको नोट करने की जरूरत नहीं है। अच्छे सवालों को सिर्फ नोट करना है, थ्योरी के पॉइंट्स को सिर्फ नोट करना है, समझ गए, है ना। गुड गुड गुड। क्या हम आज की धुआंधार स्टार्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको अपना पढ़ाने का तरीका बता दूं कि जब भी मेरी कोई क्लास खत्म होती है तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं जाता हूं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन। और रिवीजन कैसे होती है? कई बार फॉर्मूला के थ्रू होती है, कई बार मैं वापस कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, कई बार मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूं, है ना। अब वो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी टाइप के होते हैं। तो फटाफट हम पिछली क्लास की रिवीजन करते हैं, और आपको रिवीजन के नाम पे भाई इन सब सवालों के जवाब देने हैं फटाफट। एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन दिस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड दिस इज लास्ट क्लास का रिवीजन। इसको लिखना नहीं है, रिवीजन वाला पार्ट आपको लिखना नहीं है, ये आपके लिए वन टाइम वॉच है। एक बार देखा, आंसर किया, आगे बढ़े, ये लिखना नहीं है कॉपी में। फटाफट एक क्विक रिकैप हो जाए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हैं सभी लोग? यस। फॉर एनी डिटर्मिनेंट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज। किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टल वाली और नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज वर्टिकल वाली हमेशा क्या होती है? इक्वल। हां सर, पहला डन। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होंगी, अमाउंट सेम होगा, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। If the number of columns in any determinant are 4, then the order of the determinant। अगर आपको बता दिया जाए कि किसी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 4 है, तो बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। सर उसका ऑर्डर होगा 4x4, या फिर 4x4 की जगह एक नंबर लिखना हो तो क्या लिख दूं? 16। अरे नहीं, आप उसको ऑर्डर 4 बोल दो या फिर 4x4 बोल दो। तो ऑर्डर इज 4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन एनी डिटर्मिनेंट आर 4, देन द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 4। बहुत बढ़िया। फॉर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, ये आपको दे दिया गया है कि उसका डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है। अब बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सर? दैट इज n²। उस डिटर्मिनेंट में टोटल n² एलिमेंट्स होंगे। फिर वो बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। पहले ये बताओ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो सर ए आई जे, अगर कोई एलिमेंट है तो उसको डायगोनल का एलिमेंट बोलने के लिए आई और जे की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। मतलब इस प्रकार के एलिमेंट्स A11, A22, A33, इस प्रकार के एलिमेंट्स सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो मुझे बताओ ऑर्डर n वाले डिटर्मिनेंट में डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स बैठे होंगे? सर दैट इज n ओनली, है ना। शाबाश। अब आ जाओ तीसरे सवाल पर, सी पार्ट पर, तीसरे के। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अबव डायगोनल आर।
कि जब आप एक डिटर्मिनेंट बनाते हो तो उसमें यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों बराबर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर या नीचे वाले हिस्से में टोटल एलिमेंट्स होंगे कितने? तो सोचने का तरीका यह है कि टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स थे, उसमें से ये डायगोनल वाले हटा दो, n हटा दिए। अब ये जितने भी बचे उनको आधे आधे बांट दो, तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। SMJ लिखकर भेजें। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर भाई साहब, मजा आ जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला बताओ कि अगर ए आई जे इज एन एलिमेंट ऑफ एनी डिटर्मिनेंट, ए आई जे अगर किसी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है, देन इट इज प्रेजेंट इन, ये कहां प्रेजेंट होगा? तो सर जब आप ये बोलते हो कि ए आई जे किसी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है, सामने देखना बेटा, बिल्कुल चालू हो चुका है गेम। तो सर आई जो है वो उसका रो का नंबर होता है, जे जो है वो उसका कॉलम का नंबर होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो प्रेजेंट होगा आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम में? पहले वाला नंबर हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाला नंबर हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम। सर बिल्कुल एकदम क्लियर है, शाबाश। लिखना नहीं है, लास्ट क्लास का रिवीजन आपको कभी भी लिखना नहीं है। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2x2, 3x3 की बात करेंगे। 4x4 की भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर भी मैं आज आपको बता दूंगा। बट 4x4 आपसे कोई पूछेगा नहीं, 1x1 इज द एलिमेंट इटसेल्फ। तो बचे हमारे पास में दो ही वेराइटी, दैट इज 2x2 एंड 3x3। कैसे निकालते हैं भाई वैल्यू 2x2 की? सर पहले डायगोनल वाले एलिमेंट्स को करो मल्टीप्लाई, दैट इज a11 मल्टीप्लाइड बाय a22, फिर बीच में लगा दो माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a21 इंटू a12। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें समझ में आ गई। बट अबाउट थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर 3 वाला अगर डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देख बहुत ही सिंपल कहानी है, प्लस माइनस प्लस लगाओ, प्लस a11 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एक 2x2 के डिटर्मिनेंट से। और वो 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? जिस रो और जिस कॉलम में a11 बैठा है वो डिलीट कर दो, ये जो चार एलिमेंट्स बचे इनको उठा लाओ। तो सर ये बचा a22, a23, a32, a33। ठीक है जी। उसके बाद में माइनस इंटू a12, माइनस इंटू a12। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा सर? जहां पर a12 बैठा है उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट्स को उड़ा दो, ये जो लोग बचे इनको एज इट इज उठा लाओ, दैट इज a21, a23, फिर a31 और a33। और लास्ट में आप बोल सकते हो, लास्ट में क्या बोल सकते हो जल्दी से बताओ? बहुत ही आसान सी चीज है यार, एकदम आसान है, प्लस a13। तो सर इस रो और इस कॉलम को उड़ाने के बाद में a21, a22, a21, a22, a31, a32। ये लो सर। अब ये जो छोटे छोटे 2x2 के डिटर्मिनेंट बने इनको ओपन कर दो। और 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे बनता है, कैसे इसको ओपन करते हैं, ये बात हमने यहां देखी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है? अगर क्लियर है तो CLR लिखकर भेजें प्लीज। आई होप लास्ट क्लास का हमारा फुल फ्लेज रिकैप हो चुका है। हमारे दिमाग में जितनी भी चीजें थी सर वो सारी की सारी बढ़िया तरीके से एकदम रिवाइज हो गई है। स्लाइड मैप एक्टिवेट हो गया है, मैं आपके लिए फटाफट देख लेता हूं भाई, रुकना। मैं आपके डाउट का भी बंदोबस्त करूं। अभी मेरे पास मैसेज आया है कि स्लाइड मैप इज एक्टिवेटेड, तो 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। हो जा चालू 2 मिनट दो। ऐसे देखो सब लोग इधर उधर देखें। हाँ फटाफट फटाफट। हाँ, ऐसे होता है ना कि ऑफलाइन क्लास में कई बार टीचर के पास फोन आ जाता है, टीचर भी क्लास से बाहर जाते हैं। ये फोन आने वाली कहानी से मुझे बहुत बढ़िया एक चीज याद आती है, अभी बताता हूं। नोट 3 एंड कैटेगरी इज जेई और बैच इज लक्ष्य जेई 2027। कहीं दिख रहा है क्या? बताना मुझे, कहीं दिखे तो। भाई यहां पे तो दिख नहीं रहा लक्ष्य जेई 2027 वाली चीज तो दिख नहीं रही। अरे मेरी आख्या में आख्या जो गाली दिख ही नहीं रहा भाई। 2027 कहीं दिख रहे हो? तुम्हें देखना एक बार प्लीज। लक्ष्य जेई 2027 इज विजिबल और नॉट? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। इतने सारे बैचेस हैं भाई पीडब्ल्यू में। ले बेटे, हो गया काम।
भाई नहीं दिख रहा मुझे, तो एक्टिवेट नहीं हुआ भैया, नहीं दिख रहा ना, 2027 कहीं नहीं दिखा, तो एक्टिवेट नहीं हुआ अभी। चलिए वापस आ जाइए, और क्या, क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, चलिए आ जाओ, वापस आते हैं। हाँ, जैसे ही एक्टिवेट होगा एक बार और ट्राई कर लेंगे, तब तक मेरे ख्याल से आप लोग समझदार हो। अब अगली जो मैं बात करने जा रहा हूं, कि जैसे आपने, कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर वैल्यू निकालते वक्त ये प्लस माइनस प्लस कहां से आया, और कुछ दो चीजें मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। एकदम चैट को रोक दो और अपनी नजरें एकदम स्क्रीन पे ठोक दो। अब हम दो चीजें जिनकी हम बात करेंगे वो है बेटा माइनर्स एंड कोफैक्टर। सबसे पहले माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का माइनर। ठीक है, आराम से देखना। अब सर ये माइनर क्या है, मैं आपको बताता हूं, देख पहले समझ ले। अगर मैं 2x2 डिटर्मिनेंट की बात करूं, 2x2 डिटर्मिनेंट की बात करूं, तो जैसे यहां लिखा हुआ है A11, A12, A21, A22। अब मुझे इसमें माइनर निकालना है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, आराम से देखना। हाँ, वो इंसिडेंट भी बता दूंगा। बातें करने में तेरा कितना मन है बेटा? आईआईटीएन बनना है कि चुगली करने वाली आंटी बनना है? पहले आईआईटीएन बनना है ना, तो बीच बीच में बातें मैं बताता रहूंगा। पहले एक बार माइनर पर फोकस कर कि व्हाट इज माइनर। चैट को रोक दीजिए, सामने अपनी नजरें ठोक दीजिए। सर माइनर किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि उस रो के और उस कॉलम के सारे एलिमेंट उड़ा दो। जैसे अगर आप A11 का माइनर चाहते हो, माइनर ऑफ A11, है ना, तो A11 की रो और कॉलम के सारे एलिमेंट्स उड़ा दिए। पीछे बचा कौन? सर A22। तो A11 का जो माइनर है दैट इज A22। A11 का जो माइनर है वो कौन है? A22। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, उसके रो और कॉलम के सारे एलिमेंट्स उड़ा दो। सर ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा फटाफट बता फिर। अगर तुझे मान ले माइनर चाहिए हो A12 का, बता सकता है? A12 का माइनर मतलब सर इसका माइनर, तो इसके रो और इसके कॉलम के सारे एलिमेंट उड़ाने के बाद में तो माइनर इसका क्या बचेगा? A12 का माइनर इज A21, है ना। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द माइनर ऑफ A21, A21 का माइनर बताओ इस एलिमेंट का, तो ये और ये सारे उड़ा दिए तो दैट इज A12। और फिर मुझे आप माइनर बता दो A22 का। व्हाट इज द माइनर ऑफ A22? जल्दी से बता दे। A22 का माइनर बता। तो सर जहां पर A22 बैठा है उसके और उसके एलिमेंट्स उठाने के बाद में वी विल लेफ्ट विद A11। हमारे पास में A11 बचेगा। सर ये लो, क्लियर है ना? सबको क्लियर हो गया कि माइनर कैसे निकालते हैं? सर सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उसके रो और कॉलम के सारे एलिमेंट्स उड़ाओ, पीछे जो एलिमेंट बचा वो उसका माइनर कहलाएगा। अब जरा देखना ये वाली पूरी चीज मैथमेटिक्स में कैसे लिखी जाएगी। माइनर को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। माइनर ऑफ A11 मतलब कैपिटल M11। या तो मैं ये बात लिखूं या फिर सिंबॉलिकली मैं सिर्फ इतना लिख दूं, या तो ये पूरा लिखूं या फिर सिंबल के फॉर्म में कैपिटल M11 लिख दूं, मतलब मैं A11 के माइनर की बात कर रहा हूं। ये क्या हो गया सर? M21 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट 12, माइनर ऑफ एलिमेंट A12। माइनर ऑफ एलिमेंट A21 कैसे डिनोट करेंगे और माइनर ऑफ एलिमेंट कैसे डिनोट करेंगे? कितने लोगों को माइनर क्लियर है ये बताओ, है ना? कितने लोगों को माइनर क्लियर है जल्दी से बताइए प्लीज। कितने लोगों को माइनर एकदम क्लियर है ना? अब जैसे ही मैंने माइनर बताया तो बच्चे के दिमाग में डाउट आया, बोलेगी सर ये सब तो चलो ठीक है, एलिमेंट सर ये 2x2 वाला तो ठीक है, अगर हमारे पास में डिटर्मिनेंट होता 3x3 का, अब माइनर कैसे बताएंगे? मैंने कहा काहे टेंशन लेता है इतनी। A11, A12, A13, A21, A22, A23, यही होता है 3x3 का। A31, A32, सामने देखते रहना, एकदम समझ में आएगी बात, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। अब मैं वापस से तुझसे माइनर ऑफ A11 पूछता हूं, फिर मैं तुझसे माइनर ऑफ लेट से A32 पूछ लूंगा, फिर मैं वापस से तुझसे माइनर ऑफ A23 पूछ लूंगा,
और फिर मैं माइनर ऑफ लेट से A31 पूछ लूंगा। ऐसे ही 4 माइनर पूछ रहा हूं। अब यहां क्या करना है सर, आपने मुझसे पूछा कि माइनर ऑफ A11, जब आप 2x2 में थे तो उसके रो के और एलिमेंट, कॉलम के एलिमेंट उठाने के बाद में एक ही एलिमेंट बचा, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है जी, अब क्या करना है सर, काम वही है कि A11 का माइनर पूछ रहे हो तो A11 जिस रो में और जिस कॉलम में बैठा है वो सारे एलिमेंट उठा दो। अब 3x3 वाले केस में हमारे पास में एक एलिमेंट नहीं बचेगा, 4 एलिमेंट्स बचेंगे, मतलब एक 2x2 का छोटू डिटर्मिनेंट बचेगा, ये वाले लोग बचेंगे। एक 2x2 का छोटू डिटर्मिनेंट बचेगा, तो ये वाला सर इस पूरे की जो वैल्यू होगी ना, इस 2x2 वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो इसका माइनर कहलाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, A22 इंटू A33, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस A32 इंटू A23, है ना। अब एक छोटा डिटर्मिनेंट बचेगा 2x2 का, अब एक एलिमेंट तो बचेगा नहीं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। फिर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज माइनर ऑफ A32, A32 का माइनर बताओ। तो वापस हम गए इस चीज पे कि A32 बैठा कहां है, तो सर A32 यहां बैठा है, इसके रो के और कॉलम के सारे एलिमेंट्स उड़ा दिए, ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं, तो इसका एक छोटा डिटर्मिनेंट आप बना दीजिए, A11, A13, A21, A23। ये लो सर, इसको सॉल्व कर लो, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी A11 A23 माइनस A21 A13। क्लियर है ना, बस क्लियर है सभी को। चलिए अब मुझे फटाफट तुम माइनर ऑफ A23 बताओ। तो माइनर ऑफ A23 कैसे निकालोगे भाई, पहले ये चेक करो कि A23 बैठा कहां है। A23 बैठा कहां है सर, A23 ये रहा, तो ये वाला एलिमेंट है, तो इसके कॉलम के और इसके रो के सारे एलिमेंट्स उड़ा दो, तो पीछे 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो A11 A12 A31 A32, ये लो सर। अब इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज द माइनर, बस गेम खत्म। ठीक है, लास्ट में एक और बता दो, A31 का माइनर बता दीजिए। ऐसे आप करके सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हो, ऐसे करके आप सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हो। A31 कहां है सर, ये रहा, इसके रो और इसके कॉलम के सारे एलिमेंट्स उड़ाए, तो हमारे पास में बचा A12 A13 A22 A23। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसका माइनर कहलाएगा। वेरी इजी। अच्छा, माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया सर, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। एड्रेस वही लिखना है जो 32 है, तो यहां पर भी माइनर ऑफ A32, सर ये M23, दिस इज M31। माइनर क्लियर है सबको। तो सर इसके मुझे एक सिंपल सा जवाब बताओ, इसमें अगर 9 एलिमेंट्स है 3x3 वाले डिटर्मिनेंट में, अगर हमारे पास में 9 एलिमेंट्स है तो माइनर कितने होंगे, अगर हमारे पास में 9 एलिमेंट्स है तो माइनर कितने होंगे, ये बताओ जल्दी से, CLR लिखकर भेजो। सर टोटल 9 माइनर होंगे, हर एक एलिमेंट का माइनर होता है। आप चाहे A22 का माइनर पूछ लो, ये लो, इसके रो और इसके कॉलम के एलिमेंट्स उठा दिए, तो A11 A13 A31 A33 ये डिटर्मिनेंट वैल्यू। एक कह रहा है मैं बस यही सवाल जानना चाह रहा था, बोले एलिमेंट अगर 9 है तो माइनर सिर्फ 4 ही होंगे। अरे 4 मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं बेटा, ऐसे तो मैं माइनर तुझसे ये भी तो पूछ सकता हूं, व्हाट इज M22, मतलब A22 का माइनर, तो ये ले, तो सर वो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A11 A13 A31 A33। हर एक एलिमेंट का माइनर होता है, 9 एलिमेंट्स है तो 9 उनके माइनर होंगे। बहुत बढ़िया। पहले ये बताओ माइनर क्लियर है सर, हमें माइनर एकदम क्लियर है, माइनर हमें क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं कोफैक्टर पर। कोफैक्टर और माइनर में हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं कोफैक्टर। देखो एक हमारे पास में एलिमेंट है Aij, Aij क्या है, एलिमेंट, ठीक है। इसका जो माइनर होगा, माइनर ऑफ Aij, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Mij से। निकालते कैसे वो मैंने आपको बताया। अब इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं जरा देखना, कोफैक्टर ऑफ Aij। पहले कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लो सर, दैट इज Cij।
ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब Cij की वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर, यहां पर जो भी i और j दोनों लिखे हुए हैं उन दोनों का सम। दीदी तू क्यों बीच में बोल पड़ी? सीधी बोल पड़ी है। तो को फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Cij से -1 की पावर i प्लस j मल्टीप्लाइड बाय Mij। ठीक है, ये एलिमेंट, ये उसका माइनर, और को फैक्टर क्या है सर? ये वाला फॉर्मूला। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई एलिमेंट है A22, तो उसका माइनर होगा M22। कैसे निकालेंगे? जिस रो और जिस कॉलम में वो बैठा है फटाफट डिलीट करो। पीछे अगर एक एलिमेंट बचता है 2x2 के केस में तो वो एक एलिमेंट हमारा जवाब है। 3x3 के केस में अगर 4 एलिमेंट्स बचते हैं तो उसका एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमारा माइनर है। ठीक है सर, माइनर निकाल लिया। नाउ फटाफट बताओ इसका को फैक्टर क्या होगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा C22 से, -1 की पावर i प्लस जे दैट इज 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ M22। सर -1 की पावर 4, ये इवन नंबर पावर में है -1 की, तो ये +1 हो जाएगा। तो इस केस में माइनर और को फैक्टर बराबर आएंगे। अगर मान लो इसी प्रकार एक एलिमेंट है A32, तो उसका जो माइनर होगा वो होगा M32। अब इसका जो को फैक्टर होगा वो होगा C32, जो कि लिखा जाएगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32, है ना? तो मुझे ये बताओ कि -1 की पावर 5, -1 की पावर ऑड नंबर है तो वो आएगा माइनस साइन बाहर, और ये हो जाएगा M32। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो जो को फैक्टर है या तो वो माइनर के बराबर है या फिर वो उसके नेगेटिव साइन से, मतलब माइनर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको को फैक्टर मिलेगा। अब मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा है, मतलब एक बार माइनस साइन आ रहा है एक बार सेम आ रहा है, ऐसा क्यों? तो एक बच्चे ने बोला कि सर ये जो एलिमेंट आप लिखते हो ना Aij, अगर i प्लस जे का सम ऑड आता है तो को फैक्टर और माइनर अपोजिट साइन के होंगे, कि आपको माइनर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर i प्लस जे इवन आ जाता है, i प्लस जे अगर इवन आ जाता है तो फिर माइनर और को फैक्टर सेम होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? गेम खत्म। अब मैं यहां पर किसी का भी माइनर पूछ लूं, अब मैं यहां पर को फैक्टर पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ व्हाट इज को फैक्टर ऑफ 11? C11 क्या होगा सर? वो M11 के ही बराबर होगा। कारण क्योंकि यहां पर एक फैक्टर आया बीच में जो कि मैंने लिखा नहीं, -1 की पावर 1 + 1 M11, तो ये आ जाएगा M11। अब मुझे बताओ व्हाट इज को फैक्टर ऑफ C12? इस एलिमेंट का को फैक्टर क्या है? तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो ये कितना आ जाएगा? -1 की पावर 3 दैट इज माइनस, तो ये आ गया M12। फिर यहां पर भी बता सकते हो, हां सर, C21 दैट इज माइनस टाइम्स M21 और C22 इज M22। बस खत्म है। ठीक है, अब इनके आगे अगर मान लो मैं को फैक्टर पूछना स्टार्ट करूं, जैसे इस केस में आपने माइनर निकाल लिया, इसका को फैक्टर क्या होगा? A32 का माइनर ये वाला, इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा? व्हाट इज C32? सर दैट इज -1 की पावर 3 + 2 M32। गेम खत्म। सबको क्लियर है एकदम? है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आई होप कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप मुझे फटाफट इस सवाल का जवाब दो, आराम से बिना डरे। राइट द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर लिखिए प्लीज। इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर लिखिए। इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर लिखिए। या पहले एक बार छोटे पे चलें? सर छोटे पे देख लो 2x2 के लिए जल्दी से। मेरे ख्याल से तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है दैट इज 2 -1 -3 एंड 4। ठीक है, अब मुझे फटाफट बताओ C11। C11 मतलब सर को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। दिस इज
को फैक्टर ऑफ 2। ये इतना लिखना नहीं है, ये वन टाइम वॉच वाला सवाल है, रफ कॉपी में करना है। को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 2, तो सर दैट इज -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 2, दैट इज m11। सर ये कितना आ जाएगा m11, और 2 का माइनर क्या है बेटा 4, तो इसका को फैक्टर क्या आएगा सर, दैट इज 4। तो माइनर और को फैक्टर बराबर है और दोनों की वैल्यू 4 है। बहुत बढ़िया। ये वाला बता दो C12, C12 बताओ, C12, C12 मतलब सर ये वाली पोजीशन का आप हमसे को फैक्टर पूछ रहे हो, दैट इज को फैक्टर ऑफ, जल्दी से लिखो, को फैक्टर ऑफ, सॉरी लिखो मत, जल्दी से सॉल्व करो, को फैक्टर ऑफ -1, दैट इज -1 की पावर 1 + 2। ये -1 की पावर में किन दोनों लोगों का सम लिखना है, एड्रेस का सम, मतलब ith रो और jth कॉलम जो है तो i + j आएगा सर, इंटू माइनर ऑफ m12। तो मैंने कहा देख ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, -1 की पावर 3, दैट इज -1 मल्टीप्लाइड बाय m12 कितना है ये बताओ, मतलब सर इसका माइनर इज -3, तो यहां पर इसका माइनर आ गया -3, पूरा आंसर हो जाएगा सर +3, पूरा आंसर +3 आएगा, -3 मत बोल देना भाई। बस अब थोड़ा काम को जल्दी से करते हैं, दैट इज व्हाट इज C21, तो सर ये आएगा +1। हाँ, व्हाट इज C22, तो सर ये आ जाएगा 2। देखना जरा ठीक लिखा क्या, निकालना आ गया। 2 × 2 के लिए सर हमें माइनर भी निकालना आ गया और को फैक्टर भी निकालना आ गया। सबका क्लियर है एकदम। -4 कहां से आ गया भाई अरे यार पहले तू मुझे इसका माइनर बता, व्हाट इज माइनर ऑफ -3। अब -3 कौन सी पोजीशन है सर, ये पोजीशन है m21, ठीक है। तो m21 कितना होगा सर, इसको हटाओ, तो ये और ये हटाने के बाद में बचा -1। अब को फैक्टर ऑफ C21 बताओ, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू माइनर दैट इज -1, -1 की पावर 3 दैट इज -1 इंटू -1, सर ये वैल्यू आ जाएगी +1, है ना, गेम खत्म। चलिए अब यही काम आप यहां पे कीजिए, फटाफट रो 1 के सभी एलिमेंट्स का पहले माइनर बताओ, रो 1 के सारे एलिमेंट्स का माइनर बताइए, ठीक है। मैं आपसे लिख देता हूं, ध्यान रखना, ये वाली पोजीशन है A11, ये वाली पोजीशन है A12 और ये वाली पोजीशन है A13। तो यहां से शुरू करते हैं, माइनर ऑफ A11, और A11 कितना है सर, दैट इज 2, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल M11। तो ये माइनर कितना आएगा सर, इसको और इसको हटाने के बाद में ये 4 की डिटर्मिनेंट वैल्यू, पूरा एकदम स्टेप वाइज बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना प्लीज। 4 - 1 6 एंड 8, 8 इंटू 4 दैट इज 32, माइनस के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6, तो ये आ जाएगा सर 38। बहुत बढ़िया। फिर मुझे आप बताइए माइनर ऑफ अगला एलिमेंट दैट इज A12, और A12 कितना एलिमेंट है सर 3, तो मतलब मैं माइनर ऑफ 3 पूछ रहा हूं आपसे, तो इसको लिखा जाएगा M12, क्योंकि जो भी एड्रेस है वही यहां पे माइनर के नीचे लगेगा। और सर आप हमसे इस एलिमेंट का माइनर पूछ रहे हो, इस एलिमेंट का माइनर पूछ रहे हो, तो रो और कॉलम डिलीट किया, ये 4 एलिमेंट्स बचे 1 - 1 5 एंड 8, 1 - 1 5 एंड 8। चलिए जी ये बताओ कितना आ गया सर, दिस इज 8 माइनस ऑफ -5। गलती माइनस प्लस साइन की गलती करनी नहीं है भाई, कुछ लोग माइनर में ही प्लस माइनस लगा दे रहे हैं, अभी मैंने को फैक्टर तो पूछा ही नहीं है ना। अब यहां से मुझे बताओ व्हाट इज C11, को फैक्टर ऑफ 11, और फिर मुझे बताओ को फैक्टर ऑफ 12, जल्दी से बताओ। तो सर को फैक्टर में कुछ नहीं, -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर की वैल्यू दैट इज 38, तो सर ये 38 ही आ जाएगा। सर यहां पर कितना होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू जो माइनर की वैल्यू आ रही है दैट इज 13, तो ये आ जाएगा सर -13। शुरू हो जाइए। तो माइनर ये है, को फैक्टर ये है,
माइनर ये है, कोफैक्टर ये है। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो i प्लस जे का सम अगर इवन आता है तो माइनर और कोफैक्टर बराबर होते हैं, और i प्लस जे का सम अगर ऑड आता है तो माइनर और कोफैक्टर में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। अब मुझे डायरेक्टली बताइए, डायरेक्टली अब मैं पूछ सकता हूं भाई डायरेक्टली, व्हाट इज C13? तो -1 की पावर 1 + 3, और C13 कौन सी पोजीशन है? ये वाली। तो ये और ये डिलीट कर दो। 1 4 1 4 5 6 इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू सर ये कितना आ जाएगा? 6 - 20, तो सर ये आ जाएगा -14। तो माइनर की वैल्यू इज -14, तो सर ये लिखा हुआ है -14। क्लियर है? क्या आपको सबका कोफैक्टर निकालना आ गया? अब रैंडमली पूछ रहा हूं भाई, फटाफट मुझे इसका कोफैक्टर बताओ, इस पोजीशन का कोफैक्टर। व्हाट इज C22? दैट मींस दिस इज कोफैक्टर ऑफ A22 जो कि 4 है। इस 4 का कोफैक्टर बताइए, इस 4 का कोफैक्टर बताइए। क्या करोगे? क्या करोगे सर? इसके रो और इसके कॉलम के सारे एलिमेंट उड़ा दिए। 2 2 5 8, तो -1 की पावर 2 + 2 करना मत भूलना, इनटू इसका जो माइनर है दैट इज 2 2 5 8। ले भाई, तो -1 की पावर 4 दैट इज 1, और 16 में से 10 गए तो सर ये आ जाएगा 6, +6 इज द करेक्ट आंसर। +6, -6 नहीं है भाई। आप अगर छोटी मोटी गलती कर रहे हो तो देख, मैंने तुझे पिछली क्लास में सिर्फ एक ही चीज समझाई थी कि चैप्टर ये आसान है, बट इसमें माइनस प्लस की गलती कभी मत करना। जल्दी से बताओ। हां सर क्लियर है, ठीक है भाई। चलिए अब एक काम करते हैं सर, इन सबके कोफैक्टर लिख देते हैं, है ना? हाँ, सबके कोफैक्टर आपके समझने के लिए फटाफट मैं सबके कोफैक्टर लिख दे रहा हूं कि अगर हमारे पास में ये वाला डिटर्मिनेंट है D, 2 3 2 1 4 -1 और 5 6 8, तो रो 1 के आपने सबके कोफैक्टर निकाल दिए। सर इसका कोफैक्टर है 38, इसका कोफैक्टर है सर 13 माइनस का, इसका कोफैक्टर है सर दैट इज -14। ठीक है, उसके बाद में अब आते हैं सर इसके कोफैक्टर पे। तो 1 का जो कोफैक्टर होगा दिस इज A21, ये और ये हटाया 24 -12, तो ये आएगा 12, इसका कोफैक्टर आएगा -12। -12 क्यों आया जल्दी से बताओ? -12 क्यों आया इस पोजीशन का? सर ये पोजीशन कौन सी है? A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -1 की पावर 2 + 1, तो -1 की पावर 3 दैट इज -1। तो जो भी इसके माइनर की वैल्यू होगी उसको एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। और 4 का कोफैक्टर कितना निकाला था आपने अभी? सो दैट इज 6, तो 4 का कोफैक्टर इज 6, और -1 का कोफैक्टर बता दे भाई। ये और ये हटाया, 12 में से 15 गए -3, तो ये आएगा +3, क्योंकि ये पोजीशन है A23। ठीक है ना? बिल्कुल सही। अब आ जाओ सर यहां पर 5 का कोफैक्टर बताओ, तो इसका माइनर बता दो। ये और ये हटाया तो -3 -8, तो -11 हो गया, और इसकी पोजीशन कौन सी है? A31, तो सर यही आपका ये रहेगा -11। फिर सर यहां आ जाओ 6 का कोफैक्टर बताओ, तो ये और ये डिलीट किया, 2 2 1 -1, तो -2 तो -4 आ रहा है, इसकी पोजीशन है A32, तो सर यहां पर आएगा +4, क्योंकि -4 को एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब आ जाइए सर A33 पर, ये और ये डिलीट किया, 2 3 1 4, 8 में से 3 गए तो ये आ गया 5, तो ये आएगा +5। क्या ये बात क्लियर है? अब +5 आ रहा है। हाँ, ये +5 आ रहा है। अगर किसी को कोई डाउट है, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं, जब इतने सारे लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं प्लस माइनस की साथ में, तो कुछ बच्चों का आंसर अलग आ रहा होगा।
कुछ बच्चों का आंसर अलग आया, उनको लगेगा भाई मेरा तो नहीं आया, मेरे को तो नहीं समझ में आया। एक बार लंबी सांस ले, और ऐसा कई बार होने वाला है, तो उस सिचुएशन से टैकल करना तुझे मैं सिखा रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चीज तुझे लगे कि बाकी सभी बच्चों ने सही बताई और टीचर ने भी सही कर दी, उसके बाद में टीचर आगे निकल गया, तो वहां पे स्टार लगा ले, क्लास के बाद में उसको देख लेना, ठीक है? हाँ ना? अब मुझे बताओ कि तुम्हें इनमें से किस पे डाउट है। कोई भी एक पोजीशन बता दो, जैसे ये पूछना है तो आप बोलोगे 3-1, ये 3-2, ये 3-3, ये 2-1, ये 2-2, ये 2-3, ये 1-1, ये 1-2, ये 1-3। बताओ किसका कोफैक्टर वापस रिपीट करना है, जल्दी से बता दो। रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग लिखने से पहले एक बार खुद की कैलकुलेशन चेक कर ले बेटा, ठीक है? रॉन्ग होता तो अब तक आ जाता इसमें चैट में। A31 का पूछ रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। तो A31 पोजीशन कौन सी है पहले ये बता। सर ये वाली पोजीशन है, इसको हटा दो, ये वाली पोजीशन है A31, ठीक है? तो इसका जो माइनर होगा वो M31 लिखा जाएगा। रो और कॉलम सारे हटा दिए, देख आराम से, 3, 2, 4 और -1, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -3, माइनस के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8, ये आया -11, ठीक है सर। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ C31। तो दैट इज -1 की पावर 3 + 1 इंटू माइनर ऑफ M31। तो लो भाई, -1 की पावर 4 दैट इज 1, और M31 की वैल्यू आई है -11, तो ये वाली पूरी वैल्यू -11 हो गई, वही मैंने यहां लिखी है, ठीक है? तो बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है भाई, ठीक है? तो मेरे ख्याल से माइनर और कोफैक्टर आपको निकालने आ गए। फटाफट एक बार फॉर्मली डिफाइन कर दिया। माइनर क्या होते हैं? MIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है इस एलिमेंट का, डिफाइंड एज द माइनर डिटर्मिनेंट। माइनर डिटर्मिनेंट, कई बार आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा 2 × 2 के केस में। अब बोल रहे 3-2 का भी बता दो, खुद करो, 3-2 वाला नहीं बताऊंगा। हाँ 3-2, 2-3 ये घर पे जाके जब रिवाइज करो तो खुद करना भाई, यहीं से तो लर्निंग स्टेज कंप्लीट होती है आपकी। अब कुछ लोग बोल रहे 2-3, अब बोल रहे 3-2, अबे यार कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपको लाना पड़ेगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई। एक बोल रहे 1-3 का बता दो। तो माइनर कैसे मिलते हैं कि उस एलिमेंट का जिसका आप माइनर पूछ रहे हो उसके रो और कॉलम को हटाने के बाद में जो भी माइनर डिटर्मिनेंट बचा, 2 × 2 में 1 × 1 का बचेगा, 3 × 3 में 2 × 2 का बचेगा, 4 × 4 में 3 × 3 का बचेगा। तो जो भी डिटर्मिनेंट बचेगा उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। कोफैक्टर के बीच में सर ये रहा रिलेशन, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर इज दिस, यही मैंने आपको बताया था। क्लियर है? हाँ, एक बोल रहा है सर 3-2 वाला रॉन्ग है, A32 इज रॉन्ग। एक बार घर पे जाके चेक करना, ये सही है, मैं तुझे बताऊं तो। हाँ चलिए, अब एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है? हाँ। ये सब कैलकुलेशन डिलीट कर देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। सर आपने पिछली क्लास में हमें वैल्यू निकालनी सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? आपने पिछली क्लास में वैल्यू निकालनी सिखाई कि नहीं सिखाई डिटर्मिनेंट की? हाँ है ना? तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है वो बता दूं। जैसे ये जो डिटर्मिनेंट है डी, डिटर्मिनेंट क्या था? 2, 3, 2, 1, 4, -1, 5, 6 और 8। इसकी जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिफाइन की गई कि किसी भी एक रो को पकड़ो, उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। किसी भी एक रो को पकड़ो, उस रो के सारे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। आप रो भी उठा सकते हो, कॉलम भी उठा सकते हो, देखते रहना। अगर मैं रो 1 के सारे एलिमेंट्स को उठाऊं, देख डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं। इसका एलिमेंट है 2, ये वाला एलिमेंट है 3 और ये वाला एलिमेंट है 2। इनके कोफैक्टर बता। सर इसका एलिमेंट है, इसका 2 का कोफैक्टर है 38, 3 का कोफैक्टर है -13 और 2 का कोफैक्टर है -14। इन सबको जोड़ दीजिए। सर ये हमारे पास में कितना हो गया? दैट इज 76 -39
-28। इन दोनों का जो हमारे पास में कॉम्बिनेशन आ जाएगा 9 और 7 17 और 5 और 1 67। तो ये कितना हो गया सर? ये हमारे पास में वैल्यू आ गई टोटल डिटर्मिनेंट वैल्यू इज +9। ठीक है, कितनी आ रही है? डिटर्मिनेंट वैल्यू इज +9। ध्यान से देखो, ये जो है ये तीनों रो 1 के एलिमेंट्स हैं और ये इनके कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, फिर एक बच्चे ने बोला कि सर मैं तो रो 2 के एलिमेंट्स को उठाऊंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देख वापस से डिटर्मिनेंट की वैल्यू रो 2 के एलिमेंट्स बोल 1 4 और -1। अब 1 4 और -1 के कोफैक्टर्स बता। सर ये रहे -12 6 और 3। तो इसको मल्टीप्लाई किया -12 से, 4 का कोफैक्टर है 6 और इसका कोफैक्टर है 3। ये जो भी वैल्यू आएगी, ये -1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इन सबको जोड़ दो। तो सर ये आ रहा है -12 + 24 - 3। सर ये लिखा हुआ है 12 - 3 दैट इज 9। हाँ है ना? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, वापस फिर एक बच्चे ने बोला सर अब की बार तो मैं रो ये वाली उठाऊंगा, तीसरी रो। मैंने कहा ठीक है, तेरी इच्छा है। उसने डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकाली? उसने तीसरी रो के एलिमेंट उठाए। एलिमेंट कौन कौन से हैं? 5 6 और 8। अब 5 6 और 8 के कोफैक्टर्स आपको दिख रहे हैं। तो 5 का कोफैक्टर है -11, 6 का कोफैक्टर है 4 और 8 का कोफैक्टर है जी 5। तो एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। सो दिस इज -55 + 24 + 40। ये कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है सर आपके पास में 64 और -55। तो 64 माइनस का 55 सर ये वैल्यू कितनी आ रही है? 9। हाँ है ना? हाँ ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला कि सर रो क्यों, कॉलम भी तो ले सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कॉलम भी ले सकते हैं। तो अब की बार उसने क्या किया? ये वाला कॉलम लिया। ठीक है, अब जरा देखना कॉलम। अब उसने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर निकाली। एलिमेंट्स कौन कौन से? 2 1 5, 2 1 और 5। अब 2 1 5 के कोफैक्टर बता यहां से, इस कॉलम के 38 -12 -11। यहां लिख लेते हैं। आजा आजा आजा। कॉलम कौन कौन सा लिया आपने? कॉलम 1 2 1 5। ठीक है, और 2 का कोफैक्टर है 38, 1 का कोफैक्टर है -12 और 5 का कोफैक्टर है -11। लो जी जोड़ दो। सर ये वापस से 76 -12 -55। सर ये हमारे पास में हो गया 76 -67। ये वैल्यू फिर से 9। हाँ है ना? फिर सर मैं तो अगला कॉलम 2। मैंने कहा बिल्कुल सही। कॉलम 3 बिल्कुल सही। आप चेक करो कॉलम 2 कॉलम 3 फटाफट चेक करो, सबकी वैल्यू आ रही है। तो ये जो ऑफिशियली मैंने कल आपको वैल्यू निकालनी सिखाई थी, वो जो आप ऊपर प्लस माइनस प्लस लगा रहे थे, वो और कुछ नहीं था बेटा। वो आप उस को फैक्टर में जो सिंबल आता है ना -1 की पावर i + j, वो वही था। हाँ, कॉलम 2 कॉलम 3 चेक करो फटाफट। आपके पास में मैंने बोला था ना पेपर मतलब क्लास अटेंड करते वक्त आपके पास में एक रफ कॉपी होनी चाहिए। सर कॉलम 2 और कॉलम 3 के कोफैक्टर्स को उन्हीं के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके अगर हम जोड़ दें तो मैंने कहा देख ले सेम आंसर आएगा 9। अभी तो और जादू आएगा। तो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के हमारे पास में टोटल कितने तरीके हो गए? 6 तरीके। 6 तरीके कौन कौन से? सर आप रो 1 के एलिमेंट उठाओ, उनके कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो। रो 2 रो 3, या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। आप इनमें से 6 समझ गए? कोई बच्चा बोले सर मैं तो ये, कोई बच्चा बोले सर मैं तो ये, कोई बच्चा बोले मैं तो ये, कोई ये कोई ये कोई ये। टोटल हमारे पास में 6 तरीके। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम। अपना दिमाग मत लगाओ। सर डायगोनल के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं क्या? नहीं, नो, नकुरे, ना ना ना। तो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के हमारे पास में टोटल 6 तरीके होते हैं। चाहे आप रो 1 सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब रो 1 के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे। रो 2 मतलब उनके एलिमेंट्स को, रो 2 के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे। रो 3 मतलब रो 3 के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे। कॉलम 1 मतलब कॉलम 1 के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे। कॉलम 2 मतलब कॉलम 2 के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे। और कॉलम 3 मतलब कॉलम 3 के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आएगी।
आया ना, 6 तरीके हैं सर। डायगोनल, या फिर सर हमने कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए, मैं तुम्हारी बादामी बुद्धि जानता हूं बेटा, बोले सर एक एलिमेंट ये वाला ले लेते हैं, 3 एलिमेंट लेने थे, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, इन तीनों के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। ना 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 ना, ये मत करना, ठीक है। हाँ हाँ, डायगोनल से करके देखो, आंसर सेम नहीं आएगा, और बाय डिफॉल्ट अगर सेम आ गया तो इट इज मियरली ए कॉन्सिडेंट, वैसे आएगा नहीं सेम। है ना, ठीक है। हाँ चलिए, अब थोड़ा सा पिछली क्लास में अगर चलें तो पिछली क्लास तक, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं, पिछली क्लास तक जो आप ये वैल्यू निकाल रहे थे, जो आपको डायरेक्टली रटवाई गई, अब मुझे नहीं पता किसने रटवाई, आई डोंट नो। जैसे मान लो मैं आपको ये डिटर्मिनेंट दे रहा था, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, एक बार बताना, बताओ बताओ बताओ, सोचो। सर हम इस पे प्लस माइनस प्लस लगा रहे थे, ये प्लस कहां से आया, क्योंकि इसकी पोजीशन है A11, तो -1 की पावर 1 + 1 करेगा तो ये प्लस साइन ही आएगा, +1 आएगा। इसकी पोजीशन है A12, तो -1 की पावर 1 + 2 करेगा तो ये माइनस साइन ही आएगा, और इसकी पोजीशन है A13, तो ये सर प्लस ही आएगा। अब समझ में आया कि ये प्लस माइनस प्लस कहां से आया। अच्छा, उसके बाद में और क्या बोला था, देख 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 सर, +2 मल्टीप्लाइड बाय, सर ये और ये हटा दो, यही तो बोला था, तो 4 - 1 6 और 8। अब देख तूने क्या किया, ये तूने ले लिया एलिमेंट, और ये प्लस साइन मल्टीप्लाइड बाय माइनर, ये एलिमेंट है, ये इसका कोफैक्टर है ना। अब आ जाओ दूसरा, सर -3, तो -3, ये हटाया ये हटाया, 1 - 1 5 और 8। सर वापस ये एलिमेंट है और ये उसका कोफैक्टर है, फिर +2, 1 4 5 6, 1 4 5 6, तो ये एलिमेंट है और ये प्लस साइन के साथ ये उसका कोफैक्टर है। तो आप यही तो कर रहे थे कि एक एलिमेंट को आप उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ ही तो रहे थे, है ना। हाँ अब समझ में आएगी नहीं, सर ये एलिमेंट, अच्छा ये इतना सा पार्ट क्या है ये बताओ, ये इतना सा पार्ट क्या है, इतना सा पार्ट, सर ये माइनर है, और माइनर के साथ प्लस और माइनस साइन लगा दो अकॉर्डिंग टू इस पोजीशन, तो वो कोफैक्टर बन जाता है। कोफैक्टर को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, तो सर ये वैल्यू बन जाती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और हम पिछली क्लास में यही कर रहे थे। हाँ बस माइनर और कोफैक्टर मैंने नाम नहीं बताए। बहुत बढ़िया सर, एकदम क्लियर। चलिए अभी तो और जादू दिखाता हूं, आओ। ठीक है भाई, वापस बैक टू द पोजीशन। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, जो चीज बताई जा रही है उसको फील करने की कोशिश करो। एक काम करो, एलिमेंट्स लो रो 1 के। रो 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 3 और 2। कोफैक्टर किसी भी रो के ले लो, बस रो 1 के छोड़ देना। तो हमने क्या किया, रो 2 के कोफैक्टर्स ले लिए, कोफैक्टर्स ऑफ रो 2, ठीक है। रो 1 के कोफैक्टर नहीं, रो 2 के कोफैक्टर लो। अब की बार रो 2 के कोफैक्टर जरा बताना वर्टिकली, मतलब ये इसके नीचे वाली रो के, तो 2 के नीचे वाला ये एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर बताइए, दैट इज -12 6 और +3। ठीक है भाई, इनको मल्टीप्लाई करो, -24 +18 +6, ये वैल्यू 0 आएगी हमेशा, है ना। वापिस एलिमेंट्स अब की बार ले लो आप रो 1 के, कोफैक्टर ले लो रो 3 के। एलिमेंट्स रो 1 के कौन कौन से, 2 3 2। रो 3 के कोफैक्टर्स मतलब सर ये रहे -11 4 एंड 5, -11 4 एंड 5 कोफैक्टर्स पूछ रहा हूं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करो सर, -22
इसको मल्टीप्लाई करो सर +12 और इसको मल्टीप्लाई करो सर +10। A12 का कोफैक्टर रॉन्ग है। अभी 2 3 2 रो 1 के एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे वाली रो के कोफैक्टर लेने हैं, तो नीचे वाली रो के कोफैक्टर है -12 6 एंड 3। ठीक है, फिर सर एक काम करते हैं, रो 3 के एलिमेंट्स ले लेते हैं और कोफैक्टर ले लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ रो 2 या रो 1 लेट्स से। तो रो 3 के एलिमेंट्स बताओ सर 5 6 और 8। रो 1 के कोफैक्टर्स बताओ 38 - 13 - 14, 38 - 13 - 14। चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा सर, 8 5 40 15 और 190 है ना। 38 × 5 देख लेना भाई, हाँ 190। फिर सर इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 18 - 78। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा सर, दैट इज 32 और ये 112। ठीक है सर, अब इन सब का सम बता दो, दैट सम इज 0। है ना। तो अब यहां से मुझे एक बात बोलनी हो तो क्या बोलूंगा कि भाई दो कंक्लूजन है, ठीक है ना। h की पावर 4, कोई भी रो, देख इधर जल्दी से, कोई भी रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आती है। ठीक है भाई, कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आती है, हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाती है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, कोई भी रो नहीं, आप उसमें साथ में एक चीज और ऐड कर लो, कोई भी रो या फिर कॉलम, कोई भी रो या फिर कॉलम भी ले सकते हो। कोई भी रो या कॉलम आप पिक करो, उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है सर, ठीक है। अब अगली जो बात है वो ध्यान से देखना, कोई भी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आती है सर, 0। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है जी। ठीक है, बताओ सर, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, घबरा मत। और यहां पे हमारे पास में 3 रो और 3 कॉलम है, मतलब टोटल हमारे पास में 6 हो गया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के 6 तरीके हो गए सर, किसी भी रो को पिक कर लो, किसी भी कॉलम को पिक कर लीजिए, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। फिर किसी भी रो को उठाओ, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, वैल्यू 0 आएगी। अब तेरे दिमाग में जो डाउट आ रहा है कि सर एलिमेंट तो हम रो के ले लें और कोफैक्टर किसी दूसरे कॉलम के ले लें, तो वहां से कोई भी एक सिग्निफिकेंट जवाब या फिर ऐसे कमेंट करने वाला जवाब नहीं आएगा कि वैल्यू क्या आएगी। तो वो क्या है सर, वो कुछ नहीं, वो
एक इल्यूजन है, वो एक स्वीटी थिंग है ना कि सर हमने अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि सर एलिमेंट तो रो के उठा लेते हैं, कोफैक्टर कॉलम के उठा लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़े तो क्या होगा वो बताओ, तो कुछ भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए जी, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ऐसा हो क्यों रहा है वो भी बहुत सिंपल है कि ये वैल्यू जीरो क्यों आ रही है। अच्छा, ये मत सोचना कि सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये क्यों आ रही है, ऐसे क्यों आ रही है, बिकॉज डिटर्मिनेंट मैंने क्या बोला था, नई दुनिया है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ, फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो सब डिफाइन हुआ, तो ये वैल्यू निकालने का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है। आज के बाद आप कोई भी डिटर्मिनेंट अगर ओपन करोगे, तो अगर आप रो 1 के अलोंग जाना चाहते हो तो एलिमेंट्स के ऊपर प्लस माइनस प्लस साइन लगाना है। अगर आप रो 2 के अलोंग जाना चाहते हो तो उनके ऊपर माइनस प्लस माइनस लगाना है। रो 3 के अलोंग जाना चाहते हो तो उनके ऊपर प्लस माइनस प्लस लगाना है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सब साइन कहां से आ रहे हैं, तो ये भाई वही है, -1 की पावर में उनके ऊपर पोजीशन, मतलब -1 की पावर में i प्लस जे कर, है ना। फिर आप कॉलम 1 के अलोंग भी जा सकते हो, कॉलम 2 के अलोंग भी जा सकते हो, कॉलम 3 के अलोंग भी जा सकते हो, है ना। ठीक है, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट है आपके पास 2 1 3 -1 0 5 -1 1 और यहां 0। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं। मैं रो 1 रो 2 रो 3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मैं किसी के भी अलोंग जा सकता हूं। बट मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा जिसमें मैक्सिमम 0 प्रेजेंट हो। सर मैक्सिमम 0 प्रेजेंट हो मतलब, अरे भाई जहां पर एक वैल्यू 0 होगी तो उसमें तो को फैक्टर और उसका माइनर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पार्ट तो शून्य हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलम, मैं या तो रो 2 के अलोंग जाऊंगा या कॉलम 3 के अलोंग, क्योंकि इसमें भी एक 0 है, इसमें भी एक 0 है, या फिर कॉलम 2 के अलोंग। तो पहले मैं आपको कॉलम 2 के अलोंग वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। तो सर यहां पर आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे लिखूंगा, देख, -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये और ये हटाया, तो पीछे बचेगा -1 5 -1 0। फिर सर ये वाली चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, +0 इंटू समथिंग, वो तो शांति हो गया। फिर -1 फिर से आ गया, 2 3 -1 5 2 3 -1 एंड 5। ठीक है जी, ये जरा देखना, -1 इंटू दिस इज 0 और माइनस के बाद में -5 +0 और -1 इंटू दिस इज 10 माइनस के बाद में -3। तो ये वाली वैल्यू आ गई सर आपके पास में +5 इंटू दिस इज -5 और ये आ जाएगा 13 -13, ये वैल्यू आ रही है सर -18। दिस इज अलोंग कॉलम 2। अब मैं कॉलम 3 के अलोंग अगर जाऊं तो ठीक है सर, वापस कॉलम 3 के अलोंग साइन क्या लगेगा, प्लस माइनस प्लस, हाँ प्लस माइनस ऑल्टरनेट पोजीशन पे ऑल्टरनेट साइन है। ठीक है, तो सर कॉलम 3 के अलोंग हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज प्लस इंटू 3। अब इसका कोफैक्टर लिखो, कोफैक्टर लिखो, तो इसका कोफैक्टर क्या है सर, सॉरी माइनर क्या है, -1 0 -1 1। ठीक है, फिर माइनस इंटू 5, इस माइनस को इस 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको हटाया, 2 1 -1 1 2 1 -1 1 और +0 इंटू चाहे कुछ भी लिख दो। तो सर ये आ जाएगा +3 इंटू -1 और -5 इंटू, सर दिस इज 2 और +1। तो सर ये आ रहा है -3 -15 दैट इज -18। ठीक है, वैसे ही आप चाहो तो रो 2 के अलोंग भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, हाँ जेई में 3x3 तक ही रहेगा, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल 4x4 का भी करवा दूंगा। अब यहां से हमें क्या समझ में आया कि हमें किस रो के अलोंग ओपन करना चाहिए। जैसे मान ले मैं तुझसे पूछूं कि भाई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता, ले 1932 567 एंड 113 और 2139 1087
या लेट्स से 32, 11, -1, 5 और 0, 0। है ना? अब मैं तुझसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछूं, है ना? तो समझ में आ रहा है सर, इस कॉलम में हमारे पास में मैक्सिमम 0 अवेलेबल है, तो इसके अलॉन्ग ओपन करो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इनके ऊपर तो माइनस साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। हमें सिर्फ इतना लिखना है कि +113 मल्टीप्लाइड बाय ये और ये हटाया 32, दिस इज 32, 113, 32, 11, -1 और 5। लो सर, ये आ जाएगा 113 इज 32 इंटू 5 प्लस 11। ये हमारा आंसर आ गया। कॉलम 3 के अलॉन्ग ओपन करो सर। क्यों? क्योंकि उसके अलॉन्ग मैक्सिमम जीरोज है, तो इन दोनों के कोफैक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया। रो 3 नहीं, कॉलम 3। दिस इज कॉलम बेटा, ये वाला जो है ये कॉलम है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूं तो ऑलवेज एक्सपेंड अलोंग, ऑलवेज एक्सपेंड अलोंग रो और कॉलम विद मैक्सिमम जीरोस। उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो जिसमें मैक्सिमम जीरोस हो। हाँ, जो भी आंसर आ रहा है वो तुमने निकाल लिया होगा। ठीक है भाई, माइनर कोफैक्टर हो गया। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कुछ लोग बोल रहे सर अंग्रेजी में बताओ, तो ले भैया, ये रही वो बात जो तुझे अंग्रेजी में जाननी थी, वो मैंने लिख दी है। पढ़ ले फटाफट, क्या लिखा हुआ है जल्दी से। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। सम मतलब जोड़ना है, किसको? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन को। किसके मल्टीप्लीकेशन को? एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग, किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर कर जोड़ दो तो हमें वैल्यू मिलती है। यहां आ जाओ, ये बात लिख दी है भैया। ठीक है, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसको चाहो अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, है ना? क्लियर है? चलिए भाई, फटाफट वैल्यू बता दो। वैसे इसकी तो जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इस डिटर्मिनेंट को मैं किसके अलॉन्ग ओपन करूंगा? मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग भी ओपन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे एक 0 दिख रहा है। मुझे रो 3 के अलॉन्ग भी ओपन कर सकता हूं। तो मैंने कॉलम 1 के अलॉन्ग ओपन करने का सोचा है, आप रो 3 के अलॉन्ग भी जा सकते हो। तो दिस इज +2 मल्टीप्लाइड बाय ये और ये हटाया, मन में कैलकुलेट करा। 1 इंटू 0, 0, माइनस के बाद में 1 तो -1, फिर माइनस के बाद में 0 आएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो +2 और +2 के बाद में सर ये और ये हटाया तो 1 माइनस ऑफ -3 तो दैट इज 4 हो जाएगा। तो सर ये आएगा -2 + 8, इस पूरे की वैल्यू आ गई सर +6। कितनी वैल्यू आ गई? +6 है, -12 वैल्यू आ रही है। अच्छा, तुमने दूसरे वाले की बताई है। ओहो, ठीक है। किसके अलॉन्ग ओपन करेंगे? कॉलम 3 के अलॉन्ग, सॉरी रो 3 के अलॉन्ग। प्लस माइनस प्लस, सीधी सीधी वैल्यू इतनी लिखनी है, 2 इंटू 9 इंटू 3 दैट इज 27 माइनस 33। तो सर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज और सर इसमें किसके अलॉन्ग ओपन करेंगे? कॉलम 3 के अलॉन्ग। सर ये वैल्यू आ जाएगी 0। हाँ, नेक्स्ट की बिल्कुल सही। इसकी वैल्यू -12, इसकी वैल्यू +6, इसकी वैल्यू 0। मेरे ख्याल से ओपन करना सबको आ गया है। अब यहां पर चाहे कितने बड़े बड़े नंबर क्यों ना रख दो, सर हम तो कॉलम 3 के अलॉन्ग ओपन करेंगे, वैल्यू 0 आने वाली है, क्योंकि इसमें से सारे एलिमेंट्स ही 0 हैं, तो इनके कोफैक्टर चाहे कुछ भी हो। ठीक है भाई, एक चीज का एक्सप्लेनेशन और दे देता हूं कि मान लो तेरे पास में ये वाले एलिमेंट्स है, देखना XYZ PQR LM और N। तूने इसकी वैल्यू निकालने की सोची रो 1 के अलॉन्ग, देखना जरा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस x इंटू इसका माइनर क्या हो जाएगा? दैट इज QN माइनस RM, फिर -y PN माइनस LR, PN माइनस LR, और प्लस z किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? सर PM इंटू LQ, PM माइनस LQ। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले और ये वाले,
दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ रो वन। रो वन के एलिमेंट्स हैं ये। अगर मैं इसी पूरे में आपको मैं उस चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि वो वैल्यू 0 क्यों आती है। तो ये जो आपके पास में एलिमेंट्स ऑफ रो वन थे, ये लिखना नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं एलिमेंट्स ऑफ रो वन को हटाकर मैं एलिमेंट्स ऑफ रो टू ला रहा हूं इनकी जगह। ठीक है, कि कोफैक्टर तो सर रो वन के हो गए, एलिमेंट्स मैं लेके आ रहा हूं रो टू के। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर लिख दिया सर रो टू के, यहां पर लिख दिया P, यहां लिख दिया Q और यहां लिख दिया R। अब की बार सर ये क्या है, दीज आर द रो टू के एलिमेंट्स। अब इसकी वैल्यू 0 आएगी बिकॉज ये वाले जो कोफैक्टर्स हैं सर ये तो रो वन के हैं। चेक कर ले कैसे, अंदर पेज, ये कितना आएगा, PQN माइनस PRM माइनस वापस से PQN प्लस QLR प्लस RPM माइनस LQR। PQN नेगेटिव, PQN पॉजिटिव, RPM पॉजिटिव, RPM नेगेटिव, QLR पॉजिटिव, QLR नेगेटिव। ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अगर हम एक्सपेंशन के वक्त रो के एलिमेंट्स को बदल दें किसी और रो के एलिमेंट से और कोफैक्टर किसी और रो के यूज करें तो वैल्यू 0 आएगी। कितने लोगों को बात समझ में आई, है ना। ऐसे ये कैंसिल हो रहा सर, ठीक है भाई। ठीक है, हाँ। हाँ तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए। एक छोटा सा चीज और है, इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को ध्यान रखेंगे और ये सवाल पेपर में, मतलब ये आगे इस चैप्टर में काफी बार यूज होगा। मेरी बात ध्यान सुनना, ये इसमें काफी बार यूज होने वाला है कि एक डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर डिटर्मिनेंट बनाओ। ठीक है, एक आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट है डेल्टा, उसका आपने बनाया कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा C से। अच्छा, एक डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट कैसे बनाने हैं सर, वो बात यहां लिखी हुई है। हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर रख दो। तो डिटर्मिनेंट से आपने कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट बना लिया। अब दोनों की वैल्यू के बीच में एक रिलेशन होता है एंड दैट रिलेशन इज कि कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज डिटर्मिनेंट की वैल्यू की पावर n-1 where n is the order of determinant। इस चीज का प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में दूंगा। ठीक है, इसका जो प्रूफ है दैट विल बी इन नेक्स्ट चैप्टर। प्रूफ के बारे में बात करेंगे इन मैट्राइसिस नेक्स्ट चैप्टर के भी अंदर। अभी आपको ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। क्या बोला कि एक डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट बनाओ। सर ये बात थोड़ी कम समझ में आई, मैंने कहा इधर आजा आजा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सारी चीजें समझ में आएंगी सर, ऐसे बात बनेगी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। ये ले भाई, इसको कॉपी कर लेते, ये बढ़िया चीज है हमारे पास में, है ना, क्योंकि इसमें हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल रखे हैं। एग्जाम्पल हो जाए। कितने लोग बोलते हैं हैवी तो नहीं हो रहा, हैवी इज द हेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। सर आप लग रहा है ज्यादा ही धुरंधर देख लिया भाई साहब, काम खतरनाक कर दिया था। एक सेकंड देना मुझे। हाँ बताओ बताओ बताओ। अभी मैं स्लाइड मैप भी ओपन करता हूं, कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछने की कोशिश करना। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसको हम डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं। चलिए, इसका कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट बनाओ।
कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट। अब ये कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट किया जाता है? डेल्टा सी से। कैसे बनेगा बेटा? सिंपल तरीका जो अभी बताया कि हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख दो। देखते रहना इधर। सर यहां पर है 2, 2 का कोफैक्टर है 38, तो 2 की जगह 38। यहां पर है 3, 3 का कोफैक्टर है -13। सर यहां पर है 2, 2 का कोफैक्टर है -14। फिर यहां पर है 1, 1 का कोफैक्टर है -12। फिर यहां पर है 4, 4 का कोफैक्टर है 6। यहां पर है -1, -1 का कोफैक्टर है 3। सर 5 का कोफैक्टर -11, फिर उसकी जगह 4 और फिर उसकी जगह 5। तो ये एक डिटर्मिनेंट, ये इसका कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट। कितने लोगों को बात समझ में आ गया? है ना? कितने लोगों को बात समझ में आई कि अगर ये एक डिटर्मिनेंट है तो इसका कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट हम बना सकते हैं, वो ये रहा। अब दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू में रिलेशन बताता हूं। जैसे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो सर, वो कितनी आई थी? -18, है ना? इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू -18 ही आई थी ना भाई? तुमने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था यार, इतनी जल्दी भूल थोड़ी जाओगे। नहीं नहीं सर, इसकी वैल्यू -18 नहीं आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 9। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू 81 आएगी 100%। चेक कर लो। एक तो भाई जब से लगा हुआ रॉन्ग 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 ही लिखे जा रहा है। बेटा मैं सवाल के बारे में पूछ रहा हूं, मैं तेरी शक्ल थोड़ी पूछ रहा हूं कि सर शक्ल एकदम रॉन्ग जैसी है। ना ना ना, आई एम आस्किंग अबाउट द क्वेश्चंस जो यहां पे डिस्कशन चल रहा है, इसके बारे में पूछ रहा हूं कि बात समझ में आएगी नहीं। तो उसके लिए पूछ कि हाँ यस सर ही बोलना है। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, ठंडा मत है सर, इसको कैलकुलेट कौन करे? कुछ लोग तो बेचारे टीचर पे ऐसे मूवमेंट पे आके बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। बोले आप बोल रहे हो सर, सही बोल रहे होगे, और क्या आप गलत थोड़ी पढ़ाओगे हमें, है ना? आप बोल रहे हो तो सही। अब मैंने यहां पे बोला ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, आधों ने तो की ही नहीं। बोले कौन करे यार ये इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन, ओ माय गॉड, दिस इज द लेवल ऑफ एडवांस, और पता नहीं क्या क्या। अबे कैलकुलेट कर, इसकी वैल्यू 81 आनी चाहिए। इसमें तो किसी के भी अलॉन्ग ओपन कर ले, क्योंकि कहीं पर भी जीरो नहीं है। प्लस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे दैट इज 38 इंटू 6 5 जा 30, 30 माइनस 12 कितना हो गया? 18। 30 में से 12 गए, माइनस माइनस 13 दैट इज प्लस 13 हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर ये आएगा सर -12 60 पांजे, और ये हो जाएगा +33, और ये आएगा -14 इंटू सर -48 +66, है ना? है ना? -81 ही आ रहा है। हाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया, मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो दिस इंटू दिस, फिर इसमें माइनस जुड़ेगा, हाँ 81 आ रहा है, तुम लोग चेक करो, है ना? अब एक बच्चा जब से पूछ रहा है वाई वाई वाई, सर ऐसा क्यों? तो बेटा कैमरामैन जल्दी फोकस करें, यहां पर फोकस करें, यस। अबे यहां पर फोकस कर, इसका प्रूफ अगले चैप्टर में बताऊंगा, लिख ले इस बात को। जब मैंने लिखी दिया तो ऑन रिकॉर्ड बात आ गई ना भाई। कुछ लोग बोले वाई वाई वाई, ये बता पहले। वाई की तो बात ना ही कर, है ना? अब एक सिंपल सा सवाल का जवाब दो। ये वाला एग्जांपल मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, जो कि ये है 3 1 -1 5, तो व्हाट इज डेल्टा सी की वैल्यू कितनी होगी? सर ये आएगा 15 + 1 16। तो सर डेल्टा सी 256 होना चाहिए, यस और नो? मतलब अगर ये वाला डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का ये है जिसकी वैल्यू 16 आ रही है, तो क्या डेल्टा सी 256 होगा? तो आंसर इज नो। आपने फॉर्मूला शायद ध्यान दिया नहीं। फॉर्मूला है ये, अगर आप इसमें
ऑर्डर 2 लेते हो, मतलब n की वैल्यू 2 लेते हो, तो 2 वैल्यू लोगे तो डेल्टा C को फैक्टर डिटर्मिनेंट और डेल्टा की वैल्यू सेम होगी। अगर आप इसी में ही ऑर्डर 3 लेते हो, मतलब n की वैल्यू 3 लेते हो, तो को फैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू का स्क्वायर होगी, एंड सो ऑन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसकी वैल्यू अगर 16 है तो इसकी वैल्यू 256 नहीं, इसकी वैल्यू 16 ही होगी, क्योंकि अब की बार सर ये 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है भाई, हाँ है ना? चलिए सवालों पे टूट पड़े। एक घर पे सॉल्व करने के लिए डू इट बाय योरसेल्फ दे रहा हूं, क्लास 12 का डू इट बाय योरसेल्फ नंबर 1, बहुत ही ऐतिहासिक डिब्बी रहने वाला है ये, कि भाई ये डिटर्मिनेंट है, सारे इसके कोफैक्टर्स ये लिखे हुए, इसकी वैल्यू -18 आएगी तो उसका स्क्वायर 324 यहां पर आएगा। पहली चीज तो आपको ये वेरीफाई करना है कि इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर यही हैं क्या। फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दिखानी है कि 324 आएगी कि नहीं आएगी, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -18 आएगी। ठीक है, डिब्बी का मतलब है खुद करना है, डू इट बाय योरसेल्फ, आई विल नॉट हेल्प यू इन दिस। मैंने पूरा एकदम दिल से आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सर बहुत सारी हमने ज्ञान की बातें कर ली आज की क्लास में, अब धमाधम सवालों पे चलते हैं। एंड बस जाना चाह रहे हो आप घर पे, होमवर्क नहीं है। पिछले वाला सवाल इज नॉट होमवर्क। मैं हर सवाल के ऊपर 2 मार्किंग करता हूं, या तो डिब्बी या एचडब्ल्यू वाले क्वेश्चंस, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में आकर वो मैं डिस्कस करूंगा, उनके आंसर्स या उनके सॉल्यूशंस या उनके हिंट। इनका कुछ नहीं डिस्कस करूंगा, ये आपको खुद ही करने हैं कि ये अगर डेल्टा है तो ये इसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू ये आ रही है और उसकी वैल्यू ये आ रही है। चलिए पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से सोच के बताएंगे। हाँ पोल भी देना चाह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल यार, मेरे को सुनने में आया कि अब ये एक्टिवेट हो गया है। चल भाई हो जा चालू, लेट मी चेक, देख लेते। वे यार इसको बंद करो। हाँ कंटिन्यू, अबे काहे का एंड नहीं करता इतनी जल्दी यार। हाँ वो जो मैं तुम्हें एक सीन बता रहा था कि टीचर का कई बार कॉल आ जाता है, तो हमारे एक केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे, और वहां पर क्या है क्लासेस काफी बड़ी बड़ी हुआ करती थी ना, तो उन्होंने माइक पहन रखा था, ये वाला ही माइक, और स्पीकर लगे हुए थे अंदर। उन्होंने फोन उठाया ना तो वो अपना माइक बंद करना भूल गए, यहाँ पे एक बटन होता है जिससे म्यूट हो जाता है, तो वो बंद करना भूल गए। वो अपनी बीवी से क्या बातें कर रहे थे, बोले एक बार कह तो दिया मैं आ जाऊंगा घर पे, सब्जी लेने ही तो जाना है, कहीं और थोड़ी जाना है, तू ले लेना खुद सब्जी, आ जाऊंगा। वो बात करके वापस अंदर आए, वो सारी स्पीकर पे हमें सुनाई दे रही। अंदर आते ही हम लोग चिल्लाने लगे, बच्चे तो हमेशा मजे ले, सब्जी सब्जी सब्जी। ये रहा लक्ष्य जेई 2027। ओहो भाई साहब, मास्टर क्या है झड़ी लगा रखी। कंटिन्यू। अब देखिए आपके पास में डाउट पूछने का ऑप्शन आ गया होगा, बताया था अर्जुना में। ओ माय गॉड, एक तो मुझे अब सारे इंसिडेंट पुराने वाले रिवाइज नहीं करवाने हैं, तुम लोगों को नए इंसिडेंट बताने हैं। माय गॉड, चलिए। नहीं वीकेटी सर नहीं थे भाई, वो मरवाएगा क्या तू? हाँ, कोई दूसरे सर थे। ऑलरेडी पता है, नई चीजें जानना चाह रहे हो। चलिए अब भैया तुम अपने डाउट पूछो, है ना? हाँ चलिए डाउट देखते हैं फटाफट। नी मॉम डा मॉम और दादाजी दोनों एक साथ भाई साहब, और नी भी मतलब निमोमडा मुझे पता है, ये तो तूने घर वालों के नाम लिख दिए यहां पे। निमोमडा इतनी जल्दी होगा नहीं बेटा, हाँ छोड़ दे ये सब हरकतें। सर 4x4 का भी करवा दो, समृति जी कह रही हैं। बेटा समृति देख, मैं हूं अंतर्यामी, ध्यान से देखना। बच्चों के लिए ताजा 4x4 डिटर्मिनेंट का सवाल अभी पैदा किया जाए और वो तुरंत नेक्स्ट स्लाइड पे छप जाए।
नहीं छपा, जादू फेल। 4x4 का सवाल तैयार किया जाए, बच्चे मांग रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे छप जाए। नहीं छपा। 4x4 का सवाल जल्दी तैयार किया जाए, बच्चे 4x4 समझ रहे हैं कि मास्टर को नहीं आता। नेक्स्ट स्लाइड पे छप जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ये है जादू देख, काम आता है, ध्यान रखना। क्यूरियस किड्स। सर हमेशा हमें वो चीज जाननी है जो आप नहीं बताना चाहते, जो आप बताना चाहते वो तो हम देख लेंगे। गुड इवनिंग कह रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा है। सर एक और बार समराइज कर दो सब। अगली क्लास में कर देता हूं, अगली क्लास में बताते हूं सारा। सब सही जा रहा है बस ध्यान रखना कि चला ही ना जाए, रिवाइज करके काबू कर लेना। सर ये क्वेश्चन बता दो सर, ये क्वेश्चन अभी बताऊंगा। ये कैसा डाउट है तेरा फेमस होना चाह रहा है। ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि भैया इस क्लास में एक दिव्यांशु श्रीवास्तव नाम का भी बच्चा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी बात है बेटा। गुड इवनिंग, हाथ जोड़कर शाबाश। करवा दो सर प्लीज पूरी बात लिख बेटा, इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। मैं क्यों करवाऊं, खुद करो मैं सवाल की बात कर रहा हूं। वीडियो सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड, तो बेटा अभी मैं क्या पॉडकास्ट कर रहा हूं, ऑडियो चल रहा है ये? नो 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 दिस इज वीडियो सॉल्यूशन ना, समझ आ रहा है? ये तो अच्छी बात है बेटा, दिस इज गुड। सर वाई S4 नॉट S3? सचिन सर स्पेशल समरी 1 2 3 4 S की पावर 4। बैक स्लाइड नहीं आया, आ जाएगा, आ जाएगा, घबरा मत। नहीं समझ आया सर, क्या नहीं समझ में आया वो जान लेते हैं। ये अबे ये तो अभी सवाल समझाऊंगा ना। अब देखो इस क्वेश्चन में फायदा क्या है, और ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि उसने बोला पहली चीज तो ओल्ड इज स्टिल गोल्ड। यस, ओल्ड इज स्टिल गोल्ड। यस, कि ये सवाल चाहे इतने पुराने ही क्यों ना हो गए हो, बेसिकली है ना, आपके पिताजी के टाइम के क्वेश्चंस हैं ये, बट ये अभी भी रिलेवेंट है। ध्यान सुनना, इस टाइप के क्वेश्चंस पुराने जो आईआईटीज के क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा मॉड्यूलेट करके, थोड़ा रीफ्रेम करके जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। उसने बोला कि अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दूं तो ऐसा कुछ छपकर आएगा। ठीक है भाई, और ये जो है ये आइडेंटिटी है लैम्डा में। ठीक है, वेयर P Q R S T आर द कॉन्स्टेंट्स, तो हमें T की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब इसका पहला मेथड जो कि सुनीता दीदी ने बोला, सुनीता आप ही की क्लास में है, उन्होंने बोला सर ये रहा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं करीबन करीबन, ज्यादा नहीं तो ये कम से कम मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 1 hour 33 मिनट्स का प्रोसेस है कि इसको ओपन करो, फिर जमा जमा के लिखो और फिर इससे कंपेयर करो। फिर उन्हीं के बगल में बैठी थी सुष्मिता, ध्यान से देखना प्लीज। सुश ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सर लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दो, बिकॉज लैम्डा में अगर ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब होता है ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये लैम्डा की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो मुझसे सिर्फ कांस्टेंट टर्म पूछिए, आगे चलकर इस चैप्टर में मैं आपसे एस भी पूछूंगा, आर भी पूछूंगा, उस पर भी मैं आऊंगा, बट अभी मैंने सिर्फ आपसे कांस्टेंट टर्म पूछी है, तो लैम्डा को 0 पुट कर दो। सर लैम्डा 0 पुट करने से फायदा क्या हुआ कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बची? सर लैम्डा 0 मतलब ये सारे पार्ट गए, तो लेफ्ट हैंड साइड बची सिर्फ टी, और राइट हैंड साइड क्या बची जरा बताना। सर लैम्डा की जगह 0 तो ये 0, लैम्डा की जगह 0 तो ये -1, लैम्डा की जगह 0 तो ये 3, लैम्डा की जगह 0 तो ये 1, ये 0, ये -4, ये -3, ये 4 और ये 0। ये बची हमारी राइट हैंड साइड, और आपने खुद बोला है कि ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है हर वैल्यू के लिए ट्रू। तो सर आपने लैम्डा को 0 ही क्यों पुट किया? मैंने कहा लैम्डा को 0 पुट करने से P Q R S इनका रोल खत्म हो गया, सिर्फ T ही बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना।
कोई बच्चा बोले सर लैम्डा 1 पुट कर सकते हैं, यस पुट कर सकते हो, बट वो यहां पर रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, जबकि हमें सिर्फ t की वैल्यू चाहिए। तो ऐसा कोई लैम्डा सोचो जिसमें इन सब का वैल्यू खत्म हो जाए। चलिए जी, वैल्यू बताइए, t की वैल्यू कितनी आ रही है? सर दिस वैल्यू इज नथिंग बट जीरो, है ना, प्लस माइनस प्लस, तो जीरो का तो को फैक्टर लिखने की जरूरत है नहीं, दिस इज 1 इंटू जीरो माइनस ऑफ माइनस 16 प्लस 3 इंटू 4। एक सेकंड रे, एक सेकंड भाई, गड़बड़ कर दी रे। 1 का प्लस 1 का जो को फैक्टर है वो ये और ये उड़ाया 0, और ये आएगा माइनस के बाद में 12 प्लस 3 इंटू 4, तो सर ये वैल्यू आ रही है 0। तो t की वैल्यू सर हमारे पास में 0 आ गई। क्लियर है? अगला सवाल, 24 नहीं आ रहा बे, 0 आएगा, देख इधर, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इंटू माइनस, तो वो हो गया प्लस 1, इसका ये और ये उड़ाया तो 1 माइनस 4 माइनस 3 और 0, तो सर ये 0 माइनस के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12। कुछ लोगों ने इसको प्लस 12 कर दिया होगा, गलत बात है ना? हाँ, तो फाइनल आंसर इज बेसिकली जो मैंने अभी लिखा है आपके सामने, फाइनल आंसर इज कितना है, 0 ही है। 24 इज द रॉन्ग आंसर, 0 इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट की थी, बेटा इस चैप्टर में प्लस माइनस साइन की गलती होती है वो मत करना, और तूने वही कर दी, है ना? अगला सवाल, हाँ, प्लस 24 नहीं आ रहा है, मैं कितनी बार समझाऊं, 0 ही आ रहा है। अगला सवाल, वो बोल रहा है x इक्वल टू माइनस 9 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द अदर टू रूट्स। इसको एक्सपेंड करो फटाफट, बस और कुछ नहीं करना, बाकी बात बाद में सोचेंगे। इसको एक्सपेंड करना है, और सर यहां पर मुझे दिख रहा है कि कहीं पर किसी भी रो में किसी भी कॉलम में 0 है नहीं, तो किसी के भी अलोंग ओपन कर लेते हैं। ये नहीं समझ में आया? इतनी शक्ति मुझे दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मैं समझाऊं इनको अच्छे से, इनका मोटिवेशन डाउन होना। प्लस इंटू 0, 0 के रो और कॉलम हटा दीजिए, यस, 0 माइनस 4 4 0, माइनस इंटू माइनस 1, टिडिन टिडिन 1 माइनस 4, सॉरी 1 माइनस 4 माइनस 3 0, फिर प्लस इंटू 3, टिडिन टिडिन 1 0 माइनस 3 4। अब आराम आराम से, ये तो सर 0 है, इसको तो शांत कर दूं, हाँ, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, माइनस साइन बाय डिफॉल्ट आता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12 होता है बेटा, प्लस 12 होता है। दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन प्लस 12 होता है, वो माइनस साइन के बाद में आएगा। फिर प्लस 3, 4 इंटू 1 4, माइनस 3 इंटू 0 0, प्लस 12 माइनस 12 0 आ रहा है यारा। कहां पर गड़बड़ हो रही है, देखिए, समझिए, चीजों को जानिए, और कहीं पर भी आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो रिवीजन वाले वक्त कर लो, है ना? मेरे पहली कुछ क्लासेस का फायदा उठा रहे हैं ये बच्चे। एक्सपेंड करो भाई फटाफट इसको, चलिए ओपन करो। अब मुझे पता है आप लोगों से गलती ना हो, इसलिए प्लस माइनस प्लस, देख, प्लस एक्स इंटू, इसका कोफैक्टर कितना है सर, या माइनर कितना है, x2 6x, ठीक है। फिर माइनस इंटू 3, तो ये और ये उड़ाओगे 2 2 7x, और प्लस इंटू 7, ये और ये उड़ाया 2x 7 6 बराबर 0। चलिए ओपन कर लेते हैं। सर ये लिखा हुआ है x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, माइनस 3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x, माइनस के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 14, प्लस 7 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 माइनस 7x बराबर 0।
आ जाओ सर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया दैट इज एक्स क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया -12x -6x और 14 इंटू 3 सर कितना हो जाता है 42 प्लस का, है ना। सर 12 इंटू 7 इज बेसिकली 94, है ना। 9 2 जा 14, 84 होता है यार। तुम भी मेरे से, है ना, तुम्हारी मैथमेटिक्स तो बाद में स्ट्रांग करूंगा, तुम मेरे वाली वीक करने पे लगे हुए। बिल्कुल सही, 84 -49x। चलिए जी, क्या क्या टर्म्स बची सर, यहां बचा एक्स क्यूब, ये और ये 18 और 49, 49 और 18 कितना हो गया भाई सर, ये हो जाएगा 67 -67x प्लस ये आ रहा है 6 126 बराबर 0। ठीक है भाई, है ना। हाँ, क्या हो गया, एक तो तुम वापस चालू हो गए। अब एक्स क्यूब प्लस 0x² लिख लो, -67x प्लस 126 बराबर 0। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता दूं, कुछ बातें जरूरी है जाननी। इसकी डिग्री 3 है तो ऑब्वियसली इसके 3 रूट्स होंगे। एक रूट उसने बोल रखा है कि -9 है, दैट इज द गिवन इन द सिचुएशन, एंड एक रूट इसका a है, एक रूट इसका b है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताइए, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सर किसी भी इक्वेशन में, लो भैया क्लास 11th का रिवीजन कर लो फटाफट। क्लास 11th में थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अगर आपके पास में ये वाली क्वाड्रेटिक है और इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा कैसे लिखते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा कैसे लिखते हैं। और फिर आपके पास में क्यूबिक है, मान लेते हैं ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी डिग्री 3 है तो इसमें 3 रूट्स होंगे, दैट इज अल्फा बीटा गामा। इसमें आपके पास में 3 चीजें होंगी, सम ऑफ द रूट्स, फिर सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है भाई, चलिए कैसे निकालते हैं। बहुत बढ़िया सर, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस साइन लगाते हैं। ये प्लस ए जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, किसी में भी प्लस ए, मतलब जो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट है वो तो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा। फिर यहां पर 2 चीजें हैं तो माइनस इंटू बी यहां लिख दो और प्लस इंटू सी यहां लिख दो। ठीक है, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट तो सबके डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा। फिर प्लस माइनस तो माइनस इंटू बी प्लस इंटू सी और माइनस इंटू डी। ठीक है, ये है जी। आ जाओ, अब यहां पर अगर कोई बच्चा इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस लगाए तो उसमें गलती है, कारण कि ये जो प्लस माइनस प्लस वाली टेक्निक आपको बताई गई है उसमें सारी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब हर पावर की। तो जैसा कि आप यहां पर सकते हैं देख पा कि इसमें x² की टर्म नहीं थी तो मैंने 0x² लिखा, तो प्लस माइनस। अब मैं आपसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा हूं, -9 a इंटू बी, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आता है, प्लस माइनस दैट इज माइनस टाइम्स 126 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज 1। अब यहां से a इंटू बी की वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो और ये इससे कैंसिल करोगे, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो a इंटू बी आ रहा है सर 14। उसने ये नहीं बोला कि a और b बताओ, उसने बोला है कि a इंटू बी बताओ, 14 इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। अब 14 हमेशा 7 इंटू 2 ही थोड़ी होता है यार। गजब के हो तुम तो एकदम। इसमें एक पोल कंडक्ट करवा लिया जाए, चलिए जी, मजा आया, है ना। और जो क्लास 11th की चीज इस्तेमाल हुई, एक सेकंड देना, वो मैंने आपको बता भी दी और यहां पर ऊपर टैग भी लगा दिया है कि भाई सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक के टर्म्स में, और अगर क्यूबिक आ रही है तो उसमें ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, ऐसे जो भी चीजें इस्तेमाल होती जाएंगी मैं सारी की सारी आपको बताता जाऊंगा। अगर आपको आती है तो प्लीज उसको रिवाइज कर लेना ताकि बाकी लोग जिनको नहीं आती उनको मदद हो जाए, और अगर आपको नहीं आती है तो उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा प्लीज। और मैं आपको एक और चीज मजे की बताने वाला हूं, जैसे अभी हमारा
क्लास 12th का शुरुआत हुआ है, अगर आप इन सब चीजों की एक लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दो ना, तो भाई साहब खतरनाक काम हो जाएगा। हाँ, कि हमें क्लास 11th की कौन कौन से टॉपिक्स यूज हुए। अब सिर्फ ये आंखों का कमाल है भाई सवाल में, है ना। अगर मैं आपसे A1 का कोफैक्टर पूछूं, तो ये और ये डिलीट करो, माइनर आएगा कितना, B2C3 माइनस B3C2। ये इसका माइनर है M11 और यही इसका कोफैक्टर होगा, तो A11 की जगह सर आपने उसका कोफैक्टर लिख दिया B2C3 माइनस C3B2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। B1 का पहले माइनर बता, तो M12, तो सर ये कितना आएगा A2C2 A3C3, तो इसका माइनर आएगा A2C3 माइनस A3C2। बट मुझे कोफैक्टर चाहिए C12, तो वो आएगा माइनस टाइम्स M12। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो A3C2 माइनस A2C3, तो A3C2 माइनस A2C3 है ना, बस गेम खत्म। तो इतना सा चीज चेक करने के बाद में मैं ये बोल सकता हूं कि भाई अगर ये डिटर्मिनेंट 5 है तो ये इसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है जी। दिस इज कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट, मतलब ये इसका डेल्टा सी है। और डेल्टा सी क्या होता है सर, डेल्टा सी इज डेल्टा की पावर n-1, n इसका ऑर्डर है और डेल्टा की वैल्यू 5 है, तो 5 की पावर 3-1, दैट इज इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी सर वो आएगी 25। ऑप्शन बी टप्पू इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। और आप सारे कोफैक्टर्स चेक कर सकते हैं भाई, यस जल्दी से चेक कीजिए, कोई बात परेशान कर रही है। 75% जनता का सही जवाब है। बस आपको ये पहचानना था कि ये जो गंदी गंदी टर्म्स लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको ओपन करने का सोचोगे, ओपन करने का सोचने वाला जो ख्याल है सर वही हमें बहुत खतरनाक लग रहा है, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये इसका कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट है। हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना था कि दो दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस बाकी दो दो एलिमेंट्स, तो ऐसा तो कोफैक्टर के वक्त होता है। कंसीडर ए डिटर्मिनेंट, अगेन एक पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, टाइमलेस पोल है, स्टार्ट करो। ये डिटर्मिनेंट है 4x4 का, आपको कोफैक्टर बताना है A31 का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब आप सर इसका कोफैक्टर पूछ रहे हो, है ना। तो A31 का जो कोफैक्टर होगा वो होगा C31, दैट इज -1 की पावर 3 + 1 इंटू माइनर ऑफ M31, मतलब माइनर ऑफ A31। सर -1 की पावर 4, दिस इज M31। 2x2 में जब आप रो और कॉलम के एलिमेंट हटाते हो तो 1x1 का डिटर्मिनेंट बचता है। 3x3 में जब आप कॉलम और रो के एलिमेंट्स हटाते हो तो 2x2 का डिटर्मिनेंट बचता है। 4x4 में किसी एलिमेंट की अगर रो और कॉलम के एलिमेंट्स हटाओगे तो अब की बार जो डिटर्मिनेंट बचेगा वही तो माइनर कहलाएगा। अब की बार 3x3 का बचेगा, -1 0 1 0 1 -2 -5 -1 5 और 0। लो भैया कितना आ गया आंसर, जल्दी से बता दो सर। दिस इज -1 इंटू 0 0 माइनस ऑफ -10, तो ये +10 हो जाएगा। 0 उसके बाद में +1 इंटू 0 माइनस ऑफ -1, तो ये +11। सर ये पूरा आंसर आ रहा है -9, इस पूरे की डिटरमिनेंट वैल्यू है -9। हो गया, फटाफट मुझे आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी बताओ, इसकी वैल्यू क्या है। अब जो बच्चे 4x4 के लिए उतावले हो रहे थे, ले भाई यहां देख, काम वही है, काम वही है, आजा। सर इसमें पहली रो में या फिर कॉलम 2 में या रो 4 में, हमारे जैसे ये रो 4 में 2 जीरोज है, तो इसको इसके अलॉन्ग ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इंटू 0
इसके रो और इसके कॉलम के एलिमेंट्स हटाए तो ये बचेगा, तो -1 0 1 0 1 -2 1 -1 1। सिंस ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -1। अब -1 का माइनर लिख दे, तो ये और ये हटा दिया, क्या क्या बच रहा है जरा देखना, 2 0 1 0 1 -2 3 -1 1। ठीक है। मैंने रो 4 के अलोंग ओपन करने की क्यों सोची, कोई चैट में बता सकता है? बिकॉज इस रो में 2 जीरोस प्रेजेंट है, तो हम उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरोस प्रेजेंट हो। फिर -5, अब मुझे माइनस या 5 का माइनर बता दे, तो ये और ये हटा दिया सर, लो बोलना स्टार्ट करो, 2 -1 1 0 0 -2 और 3 1 1। ठीक है, और अगले वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 0। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यस और नो? चलिए भाई वैल्यू बताओ। सर ये वाला पूरा पार्ट तो 0 ही हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये आ रहा है -1। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढंग से बताना भाई। ठीक है, तो मैंने इसी रो के अलोंग ओपन कर दिया इसको, तो +2 × 1 माइनस के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो भी +2 ही आएगा। फिर 0 के बाद में फिर यहां पर आएगा +1, ये आएगा सर 0 माइनस के बाद में 3, फिर माइनस के बाद में ये रहा जी 5। इसको इसके अलोंग ओपन कर रहा हूं, इस सेकंड रो के अलोंग, बिकॉज इसमें 2 जीरोज हैं, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो सर माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +2, इसको इसको हटाया तो यहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू बच रही है 2 -1 3 और 1 की, आराम से। ये लिखा हुआ है -1, दिस इज 2 × -1 तो -2 -3 -5 इंटू ये वैल्यू आएगी 2 और +3। ठीक है, तो सर ये आ रहा है आपके पास में -5 × -1 +5, 5 × 5 दैट इज -25। इस पूरे की डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है -20। कुछ गड़बड़ की है मैंने? हाँ गड़बड़ की है, मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई करना भूल गया। सर इसकी वैल्यू आ रही है 5, 5 × 2 10 और ये आएगा -50। बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 आ रही है, तो 10 10 ये वाली चीज, बिल्कुल सही। आंसर इज -45, -45 बिल्कुल सही, -45। मैंने ये 2 भूल गया था। और घर पे जाके अगर मान लो आपको लग रहा है ना कि ये आंसर गलत है, तो इस रो के अलोंग ओपन करके देख लेना, वापस प्लस माइनस। और अब की बार जो इनके माइनर है 4x4 के केस में माइनर जो होता है वो कितने का बचेगा? 3x3 का, -45। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से एक्सपेंड करना, ये तुम्हें एक मैं टास्क दे रहा हूं ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन सुधर जाए। एक्सपेंड अलोंग R1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, फिर आपको कॉलम 2 के भी अलोंग एक्सपेंड करना है, दोनों के अलोंग एक्सपेंड करके आपको ये चेक करना है कि आंसर -45 आ रहा है कि नहीं। दिस इज योर डू इट बाय योर सेल्फ नंबर बी। ये घर पे दिया गया टास्क नंबर दूसरा है जी। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अच्छा पोल रह गया क्या? पोल का आंसर तो सी आ रहा है, 74% जनता का सही जवाब है। कुछ लोगों ने आंसर इसका 9 भी बोला, तो बेटा थोड़ा सा आप जल्दबाजी ना करें प्लीज। को फैक्टर क्या है, माइनर क्या है? सम्राट दत्ता है, कृष्ण खुशवाह है, मोहम्मद अब्दुल्ला है, जेफरी एप्स्टीन भी है। भाई साहब तुझे यही नाम मिला है? पूरी दुनिया में और कोई कर्मकांडी तुझे मिला ही नहीं, बस तूने ये नाम लिख लिया। सही कर ले बेटा इसको, है? हाँ ध्यान रखना, इसकी संदिग्ध मौत हुई थी। हाँ सही कर, इसको अपना नाम रख ढंग से। अदिति शर्मा है, अयान है, भूषण है, मान्या है, स्नेहा है, ये हमारे टॉपर्स हैं, बहुत अच्छी बात है।
चलिए जी, गेम शुरू किया जाए। हम्म, हाँ ये सब नाम मत रखो यार, क्या है ये देखना। चलिए, तो जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं कि व्हाट इज डू इट बाय योरसेल्फ। जो बच्चे नए हैं उनको बोल दूं, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि आपको क्वेश्चंस की कमी मैं कभी महसूस नहीं होने दूंगा, और उसी में ही डीपीपी तो आपको मिलेगी ही, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी ही हर चैप्टर के साथ दो दो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी आपके लिए एक रिक्वेस्ट या फिर मेरा जो एफर्ट है वो ये है कि मैं आपको चैप्टर्स के साथ एक कैटेगरी के क्वेश्चंस दूंगा दैट इज कॉल्ड एज डू इट बाय योरसेल्फ, जिसमें आसान, मीडियम, मुश्किल हर प्रकार के सवाल होंगे। और ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, बट हाँ मैं इतना अश्योर आपको करूंगा कि अगर आप एक चैप्टर के क्लास नोट्स और डू इट बाय योरसेल्फ कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके अलावा आपको फिर कहीं पर भी कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट डू इट बाय योरसेल्फ दैट इज, ये डिब्बी वाली जो कैटेगरी है, दिस इज 100% कंपल्सरी। ठीक है, लो जी, पहला सवाल ये रहा आपके पास में। 4x4 का कोफैक्टर, मतलब 4x4 का डिटर्मिनेंट है, इस एलिमेंट का आपसे कोफैक्टर पूछा है। ठीक है, ध्यान से बताना। फिर ये वही, कुछ लोग कोफैक्टर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इनमें से कौन सी वैल्यू डिटर्मिनेंट की होगी कि नहीं होगी, ये ब्रैकेट यहां लगा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले पे। डिटर्मिनेंट दे रखा है, कोफैक्टर्स पूछे हैं, इसका सॉल्यूशन सेट पूछा है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होगी। ये पुरानी ओल्ड आईआईटी का क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग का 1 नंबर का सवाल है। फिर से ये वाली चीज, डिब्बी नंबर 5। ठीक है, रीअटेम्प्ट ऑल द गुड क्वेश्चंस ऑफ द क्लास। यहां पर गुड क्वेश्चंस का मतलब है जो जिनमें आप अटके, जिनमें आप अटके। आप अटके मतलब कि होगा ना ऐसा, जैसे कुछ बच्चों का इस सवाल का जवाब -45 नहीं आया होगा। इन क्वेश्चन कुछ लोगों का -53 आ रहा है, कुछ लोगों का +50 आ रहा है, तो जिसमें आप अटक गए मतलब आपका आंसर पूरी क्लास के आंसर से मैच नहीं हो रहा, तो घर पर जाकर आपको इस सॉल्यूशन को बिना देखे एक बार फिर से रफ कॉपी में एक नए फ्रेश पेज पर इसको सॉल्व करके देखना है। ये आपकी ड्यूटी है, ताकि ये दिमाग पे बर्डन ना बने कि सर मेरे को तो समझ नहीं आया। हाँ है ना, ठीक है। हाँ, जहां जहां पर ये, जैसे ये वाली चीज कुछ चीजों को लैग की होगी, ये वाली चीज बताइए, इसको वापस से आपको जाकर देखना है क्या करना है, समझ गए। तो हर क्वेश्चन, मतलब मैं ये रोज रोज नहीं लिखूंगा कि आपको हर बार लेक्चर्स के क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना ही है। डू इट बाय योरसेल्फ करना है, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करनी है एनसीईआरटी की। ठीक है, ये एक्सरसाइज देखते ही खत्म हो जाएगी। एक और चीज बता दूं मैं आपके लिए, थोड़ी सी ज्ञान की बात है। एनसीईआरटी में भाई इन दोनों चैप्टर्स में पहले मैट्राइसिस पढ़ाया गया है, उसके बाद में डिटर्मिनेंट्स आता है। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर जब आप देख रहे होंगे तो उसमें कहीं पे आपको ये वाला वर्ड दिखाई देगा, मैट्रिक्स या मैट्राइसिस। तो अभी इसको होल्ड कर लेना, बिकॉज पहले डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहिए, फिर मैट्रिक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हम उसके बाद में आगे करने वाले हैं। ठीक है, है ना, क्या ये बात क्लियर है? चलिए, एक छोटी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप अपने ऐप में रिसोर्सेज में जाओगे तो वहां पर आपको एडमिशन फॉर्म लिंक मिलेगा। मैंने ओरिएंटेशन के वक्त भी बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि एडमिशन फॉर्म लिंक जो है वो आपको भरना इसलिए कंपलसरी है ताकि आपका एक्चुअल डाटा हमारे पास में आ जाए। फिर किसी भी प्रकार का इनविटेशन होता है, चाहे वो विजय दिवस में आपका रिजल्ट सेलिब्रेशन का इनविटेशन हो, या फिर आपके शहर में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वहां के लिए इनविटेशन है। मतलब इसको भरने के बाद में हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन एकदम श्योर हो जाएगी कि आप लक्ष्य जेई के ऑफिशियल स्टूडेंट हो। कहीं पर भी कोई भी पीडब्ल्यू का इवेंट होगा तो वहां पे आपकी एंट्री, विजय दिवस में आपका इन्विटेशन। ठीक है, जनरली ये बच्चे, अगर मैं इसके डाटा कलेक्शन की बात करूं तो 80% डाटा आ जाता है, 20% बच्चे भरते नहीं। बोले हम अपना नाम और नंबर कोचिंग को क्यों बताएं भाई, ये लोग हमारा नाम छापेंगे। तो वो तो तब छापेंगे ना भाई जब तेरी रिजल्ट बहुत अच्छी आएगी, जब तू सेलेक्ट हो जाएगा। और वो तो तब है ना जब तू यहां पर ऑफिशियली पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है तू कहीं और पढ़ रहा है और तेरा नाम छाप दिया हो, तब तो तू बोले भी कि ये गलत है। तो जब आप अपने टीचर्स के साथ पढ़ ही रहे हो और बहुत सारे इवेंट्स होंगे, फिर आप लास्ट में बोलते हो कि सर हमें तो विजय दिवस में इनविटेशन आया ही नहीं। ठीक है,
तो प्लीज इस एडमिशन फॉर्म लिंक को आपको भरना जरूरी है। फिल कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं फिल किया उनकी बात कर रहा हूं। फिर आपके लिए टेलीग्राम का लिंक है भाई, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए ऑफिशियली। जो आपको ऐप में लिंक मिले वो वाला ज्वाइन करना। किसी बाहर के लिंक को ज्वाइन करके आप उसको ऑफिशियल ग्रुप समझे बैठे हो तो वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कई बार बच्चे जो है वो ऑफिशियल ग्रुप उसको समझते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा हों। तो कई फ्रॉडस्टर वाले ग्रुप्स भी हैं जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा हैं। दैट डजंट मीन कि वो लक्ष्य जेई का ऑफिशियल ग्रुप है। यहां पर बहुत सारी चीजें आपसे डायरेक्टली शेयर की जाएंगी, तो प्लीज इसको ध्यान रखना, हाँ है ना। और यहां पर एक व्हाट्सएप इन्विटेशन लिंक भी होगा इसमें कहीं ना कहीं, तो वो व्हाट्सएप वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, कर लिया है, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक कोट जो मैं जिसको बहुत मानता हूं, जो नए बच्चे हैं वो देख लें, पुराने वाले भी। इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी। ठीक है, कभी भी मुद्दा एंड रिजल्ट का है ही नहीं। ठीक है, पहले ही अपने दिमाग को खाली करके बैठिए प्लीज, कि एंड रिजल्ट क्या होगा, हम आईआईटीएन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इतनी मेहनत करता रहा हूं। देख, मैं ये तो नहीं बोलता हूं कि तू आईआईटीएन बन ही जाएगा, इस चीज का क्लेम मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। बट हां, अगर तू मेहनत करता रहा तो तू एक सफल इंसान जरूर बन जाएगा, चाहे वो फील्ड चाहे फिर कोई सी भी हो। ठीक है ना। और पहले ही तुम्हारे लिए ये वाला वर्ड यूज कर लिया है। तुम मेरे लिए इस बैच में आकर मेहनत कर रहे हो तो तुम मेरे लिए आईआईटीएन बन चुके हो भाई। बस जो पहली आज क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला था, क्लास स्टार्टिंग में जो मैंने बात बोली कि कुछ भी हो जाए मैदान छोड़कर नहीं भागना है, बस वही चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जर्नी पे फोकस करेंगे। हमारी जर्नी मजेदार होनी चाहिए। रोज की हमारी क्लास करने की इच्छा एकदम प्रबल शक्ति बोलते ना, एकदम हमारी इच्छा बहुत हाई होनी चाहिए कि बोले आज क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला, अगली क्लास के लिए मैं फिर से तैयार हूं। दैट मीन्स आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, कई बार डाउनफॉल आएंगे, बस उसमें आपको अपने आप को समझाना है और मेहनत करते रहना है। ठीक है जी, ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, कुछ लोग लिख रहे हैं, तो मॉड्यूल से बेटा होमवर्क है ना, मैं चैप्टर खत्म होने के आसपास जब हमारे 5-6 लेक्चर्स हो जाएंगे तब आपको मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, डेली बेसिस पे मैं आपको मॉड्यूल से होमवर्क नहीं देने वाला हूं। उसका कारण यह है क्योंकि उसमें क्या है, जैसे कोई भी सवाल है उसमें आगे की कोई चीज यूज हो रही। अब मैंने जितने भी डिब्बी दिए हैं 5, ये 5 के 5 डिब्बी आप जितना मैंने अब तक पढ़ाया उसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट आप मॉड्यूल को ओपन करोगे तो जो पहली एक्सरसाइज है टॉपिक वाइज वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आप खुद ही देख सकते हो यार कि पहला सेगमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ छोटी चीजों का है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के सवाल है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अब तक नहीं पढ़ा है तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाले सवाल छोड़ दे, उससे पहले वाले कर ले। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें मिक्स कॉन्सेप्ट के सवाल है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी सवाल है, आगे के भी क्वेश्चंस है, पीछे के भी क्वेश्चंस है। तो इसलिए अभी मॉड्यूल से होमवर्क नहीं दे रहा हूं। ठीक है, हाँ ठीक है। कुछ बच्चे नो मर्सी चिल्ला रहे हैं, तो बेटा इस साल तेरा जब लक्ष्य जेई बैच खत्म होगा तो जेई मेंस फर्स्ट सेशन दे आएगा, उसके बाद में वरुण बैच स्टार्ट होगा। उस वरुण बैच में नो मर्सी वाले ही सवाल करवाने वाला हूं। ठीक है, तो अभी जो बता रहा हूं उतना कर ले, ज्यादा करने के चक्कर में जो चीजें तू बहुत अच्छी कर सकता था वो भी ना हो तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच।